पेपर इजी था। इजी था। एक्चुअली वो प्लांट किंगडम का टॉपिक है ही ऐसा, उसमें ये सब बहुत इजी था यस क्या कर रहे बेटे? सर, बहुत इजी था। आई विल हमारे 180 मार्क्स आए उसमें। गुड। तो है ना, प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, उनमें बहुत मुश्किल से कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। इवन आज का जो कंटेंट है इसमें से तो फिर भी एक दो लाइन आपको कुछ बाहर का मिल जाएगा, अदरवाइज जो हमने पढ़ा वो तो प्रॉपर वही पूछा जाता है जो नीट में आता है, वही आपने पढ़ा है, वही ऑलरेडी एनसीईआरटी ने दिया है। कहीं कुछ चेंजेस हो जाए तो अलग बात है, वरना होते नहीं है। यस सर। आज हमें सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ना है और फिर प्लांट टिश्यू कल्चर। यस सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं? क्लास तो 6:15 से है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखते हैं कौन होता है।
कोई आया अभी तक? गरिमा जुनैद। खुशी संचिता जुनैद।
सर हाँ बेटा बोलो। सर डीपीपी का डाउट है। हाँ हाँ बताओ। सर 1 मिनट सर, स्क्रीन प्रेजेंट करो। सर ये वाला इसमें तो विच अमीनो एसिड विच बी डेफिशिएंट इन मेज, सर तो मेज में तो आपने आपको तो लिखा था कि सीरियल्स में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों होते हैं। वो तो सर आपने पढ़ाया था, लेकिन सर इसमें जो पढ़ाया आपने मेस में, तो सर इसमें तो कोई कमी नहीं है ना सर? इसमें तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों आते हैं। हाँ हाँ। सर इसमें तो डेफिशिएंट पूछ रहा है। हाँ तो डेफिशिएंसी तो पढ़ाया था आपको। जी जी। तो डेफिशिएंसी तो बताया था आपको कि सीरियल्स जो होते हैं दे आर जनरली डेफिशिएंसी इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब मेज एक सीरियल है, ये बस आपके लिए एक नई बात है। यही तो लाइन लिखी थी आपने, सीरियल्स डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। जी मेज जी। सीरियल है तो उसके हिसाब से पूछ लिया गया। अच्छा वो सर हाइब्रिड मेस में है फिर वो? हम्म। जी वो तो अगर ठीक। आप ये पूछा जाए कि हाइब्रिड मेज में डेफिशिएंसी नहीं पूछा जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि हाइब्रिड मेज में ज्यादा क्या है, तो ज़्यादा फिर क्या उसके है? हिसाब से लाइसिन और ट्रिप्टोफैन में लाइसिन ट्वाइस और अमाउंट आ ट्रिप्टोफैन जाएगा। आएगा। ठीक। ये जो क्वेश्चन है वैसी लाइन से ऊपर प्लांट ब्रीडिंग। ओके। सर ये देखना सर, विच इज ये वाला व्हाट क्वेश्चन। इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है सेल्फ, जैसे आप सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग कहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, डिक्रीज वैल्यू ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, डिक्रीज फिकंडिटी, इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विच इज नॉट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर इनब्रीडिंग होगा तो फिर उसमें क्या होगा, बाहर के कैरेक्टर्स नहीं आ पाएंगे। आई थिंक शायद ये डिक्रीज फिकंडिटी होगा। सर कैसे मतलब सर? हाँ सर कैसे होगा सर इसका आंसर ये? मतलब अगर आप इनब्रीडिंग करेंगे, इनब्रीडिंग मतलब जी जी। सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे सेल्फिंग करते हैं, मेंडल ने जो किया था, तो जब आप इनब्रीडिंग करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि आपको होमोजाइगोसिटी अटेन करनी है, होमोजाइगस कैरेक्टर बनाने हैं। और जी फिर बिल्कुल। जब तक आप कोई कैरेक्टर बाहर से नहीं लाओगे, मतलब जब तक आप आउट ब्रीडिंग नहीं करोगे, तब तक फिर कुछ नया तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि इन ब्रीडिंग से तो जो कैरेक्टर है वो फिक्स किया जाता है। तो जी। अगर हमें आउट ब्रीडिंग करनी होती, इसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं तो प्लांट डिप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स उसमें कम होते चले जाएंगे। तो उसी को लिखा है डिक्रीज फिकंडिटी, मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली वो जाएगी। काम होते चल रहे हैं, ठीक है सर, समझ गया सर। इन ब्रीडिंग तो हम तब करते हैं जब हमारा डिजायर्ड होता है कि हमें किसी कैरेक्टर को फिक्स करना है, तो इन ब्रीडिंग करते हैं, वरना नहीं करते। ठीक सर। सर ये वाला क्वेश्चन देगा ना सर, इसमें बेटर कौन है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटीज इंप्रूव फॉर विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, IARI। ठीक है, ये पूछा गया है। तो उसके हिसाब से उसे पूछा गया विटामिन, क्या क्या था, विटामिन सी, आयरन विटामिन और सी, आयरन कैल्शियम। एंड कैल्शियम। तो अब इसमें ऑप्शंस आपको ढूंढने हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन आपका बैठेगा स्पिनच आ जाना चाहिए, पालक। सर स्पिनच क्यों सर? वो तो स्पिनच क्योंकि नहीं सर करो, विटामिन सी में तो सबसे बथुआ ब्रॉन्डी आना और चाहिए। बथुआ दिया जी है, हाँ। बी आंसर होना चाहिए। बी। हाँ, ये है ना, जैसे ये टेबल थी हमारी, तो विटामिन सी रिच इसमें क्या है, बथुआ है ना। और विटामिन सी के बाद कैल्शियम और आयरन रिच है, जैसे तीन चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन। तो दोनों में जी जी। कॉमन केवल बथुआ है। जी बिल्कुल। इस बेसिस पे आंसर है कि बथुआ के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन तीनों चीजें हैं। सर इसमें फर्स्ट करेक्ट दे रखा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ इम्प्रूव फॉर विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम। अच्छा, नहीं इसमें बथुआ आना चाहिए आंसर, स्पिनच नहीं आएगा। स्पिनच एक्चुअली कैल्शियम आयरन रिच तो है, स्पिनच विटामिन सी रिच नहीं है। स्पिनच में तो विटामिन ए होता है, इसका आंसर बथुआ ही होगा। बथुआ, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।
ओके, आ गए स्टूडेंट्स 23। हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर ये प्लांट ब्रीडिंग सॉरी कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक उसी चैप्टर में है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन, SCP श्योर। दिस इज सिंगल सेल प्रोटीन्स। अब सिंगल सेल प्रोटीन का क्या रोल है, इसमें माइक्रोब्स का क्या एंगल दिया गया है। तो अब जैसे प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, प्लांट ब्रीडिंग के स्टार्टिंग में ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा इंडिया का, वैसे वैसे फूड की डिमांड बढ़ती गई। हालांकि जो एरिया एग्रीकल्चर का था वो बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वो श्रिंक होता गया, तो एरिया लिमिट करता गया, बट नंबर ऑफ पीपल जो फूड पे डिपेंडेंट थे वो बढ़ते गए। तो फिर हमने सेमी डॉफ वैरायटीज बनाने का एक ट्रेंड लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे हमने अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। स्टिल इस सब के बावजूद भी फिर देखा गया कि धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम भी वहां से सॉल्व नहीं हो रही, पॉपुलेशन फिर बढ़ रही है। तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाना पड़ा कि क्या प्लांट के और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हो सकते हैं। एग्रीकल्चर से जो भी मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, हालांकि हमने अलग अलग एंगल से एग्रीकल्चर किया, आज भी करते हैं, बट एग्रीकल्चर की अपनी लिमिटेशंस है। कहीं पे कोई ड्रॉट का केस हो गया, कहीं पे फ्लड्स का केसेस हो गए, कहीं पे बिकॉज ऑफ एनी इन्वेजन कोई इंसेक्ट आ गया, क्रॉप डैमेज हो गई, कोई डिजीज अनवांटेड आ गई जिसने क्रॉप को डैमेज कर दिया। तो अगर हम वेजिटेरियन डाइट को मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर बेकार हो गया, तो अगर हम ग्रेन से मीट पे शिफ्ट हो जाएं, मीन्स हम डेड स्टॉक से लाइव स्टॉक पे चले जाएं, तो भी क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि ठीक है अगर कोई ऐसा केस आ गया इन फ्यूचर तो कोई बात नहीं, हम वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन डाइट पे चले जाएंगे। बट उस नॉन वेजिटेरियन डाइट पे जाने से क्या पर्पस सॉल्व होगा, बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियन में आप ले रहे हैं, लाइक हम कैटल्स को यूज कर रहे हैं अगर मीट की फॉर्म में, तो उन कैटल्स को तो फीड कराने के लिए हमें फिर एग्रीकल्चर पे ही आना पड़ेगा ना। अगर आप जैसे एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि अगर हम ये मान लें कि 3 से 10 kg दिया हुआ है सीरियल्स है हमारे पास, 3 से 10 किलो तक अनाज हमारे पास है, तो उससे रफली जो है वो 1 किलो मीट बन सकता है। मान लीजिए किसी भी कैटल से मीट का प्रोडक्शन अगर आप कंपेयर करें तो स्टैट्स का डेटा है कि अगर हम ग्रेन से मीट पे शिफ्ट भी हो जाए तब भी हमें मीट चाहिए। मान लीजिए 1 kg मीट हमें चाहिए, तो 1 kg मीट को बनाने के लिए किसी कैटल को आपको 3 से 10 kg तक सीरियल्स खिलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो 1 kg मीट देंगे। तो अल्टीमेटली आपकी डिमांड फिर वहीं पे आ गई। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप सीरियल्स को यूज करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी आएंगी। कोई भी पर्सन अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेता, अगर वो सीरियल्स को ले रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, पल्सेस पे फीड कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सीरियल से मीट पे शिफ्ट हो जाएं या हम सीरियल्स यानी ग्रेन्स पे ही रहें, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन किसी भी डाइट पे जाते हैं, तब भी कम से कम हमारे पास 25% ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसी है जो इस सब के बावजूद भी हंगर और मेल न्यूट्रिशन के केसेस में आती है। फिर इस बात का ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा। इन दैट केस अगर एग्रीकल्चर भी अपना पर्पस पूरा नहीं कर पा रही, डिमांड सप्लाई पूरी नहीं हो रही, एनिमल हस्बेंड्री से भी हमारा काम नहीं चल रहा, वहां पे हम पोल्ट्री को भी यूज कर रहे हैं, फिशिकल्चर को भी यूज कर रहे हैं, बट वहां से भी हमारी सप्लाई अगर पूरी नहीं हो रही, देन व्हाट। फिर एक ऑल्टरनेटिव सोर्स निकाला गया माइक्रोब्स के लिए कि क्या हम बैक्टीरिया या एल्गी या फंगी, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या उनको हम एज ए सोर्स यूज कर सकते हैं। मेल न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आती है वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आती है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट या फैट की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, और कार्बोहाइड्रेट और फैट की डेफिशिएंसी से बॉडी में कोई डिजीज भी सच नहीं होती, बट प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर मेल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स आते हैं, और उसमें मेरास्मस एंड क्वाशिकोर ये बहुत कॉमन डिजीज है जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी से अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं उनकी डेफिशिएंसी भी यहाँ पढ़ते ही है कि आयरन की डेफिशिएंसी है तो एनीमिया हो गया, या विटामिन्स में आपने अलग अलग पढ़ा होगा, विटामिन ए से लेके और बी सी डी ई के सब विटामिन की अलग अलग डेफिशिएंसी। तो इस केस में इस चीज को कैसे काउंटर पार्ट किया जाएगा, तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव सोर्स निकाला गया सिंगल सेल प्रोटीन का, कि अगर हम किसी लो कॉस्ट मटेरियल पे किसी माइक्रोब को ग्रो कर लें, किसी ब्लू ग्रीन एल्गी या किसी बैक्टीरिया या किसी फंगी को ग्रो कर लें,
और वो फंगी को एज ए कैप्सूल अगर हम यूज करते हैं तो बिकॉज माइक्रोब के बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है तो वो प्रोटीन की हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देंगे। और माइक्रोब को ग्रो करना बड़ा आसान है। प्रोटीन के लिए तो एग्जाम्पल वो भी था कि अगर हम कैटल को यूज करेंगे 1 kg मीट लेंगे तो उससे भी हमें चीजें मिलेंगी, या हमें मान लीजिए हम काऊ से मिल्क ले रहे हैं और मिल्क में प्रोटीन है कैसीन, तो हम वो यूज कर ही रहे हैं, बट उससे जितनी हमें प्रोटीन चाहिए, जितनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो डेफिनेटली कैटल फार्मिंग से या पोल्ट्री से या बाकी किसी एनिमल हस्बेंड्री की ब्रांच से फुलफिल नहीं हो सकती। तो फिर एक सोर्स निकाला गया माइक्रोब का, कि माइक्रोब को हम लो कॉस्ट मटेरियल पे ग्रो कर लेते हैं जो बहुत सस्ता है, क्योंकि माइक्रोब तो किसी भी वेस्ट पे ग्रो कर जाते हैं, और फिर उन माइक्रोब्स को प्यूरिफाई करके उनको कैप्सूल्स की फॉर्म में हम कंज्यूम कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी चीजें होंगी वो डेफिनेटली हमारे काम की होंगी, बट जब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था तो उसमें मेन एंगल प्रोटीन का रखा गया था, बिकॉज प्रोटीन हमारे लिए, ह्यूमन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रोब का कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप दही खा रहे हैं तो दही में लैक्टोबैसिलस भी तो आप बॉडी में ले ही जा रहे हैं, तो लैक्टोबैसिलस भी जब हमारी बॉडी के अंदर किल होकर डाइजेस्ट होगा तो उस लैक्टोबैसिलस का भी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में तो जा रहे हैं, वो हमारी बॉडी तो यूज कर रही है। माइक्रोब के न्यूक्लिक एसिड को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजें हमारी बॉडी यूज कर लेती है। तो जब हम सिंगल सेल प्रोटीन का एंगल लेके आए तो उसमें मेन एम था प्रोटीन। हालांकि प्रोटीन के साथ साथ अगर बाकी चीजें भी मिल रही हैं तो फिर तो बेटर हो जाएगा कि ठीक है ये भी चीजें मिल रही है तो बुराई उसमें भी कुछ नहीं है। तो हम माइक्रोब्स को ग्रो करके ये काम कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। माइक्रोब को कल्चर मीडियम में जैसे आप ग्रो कराते हैं वैसे ही कराएंगे, बट लो कॉस्ट मटेरियल, बिकॉज अगर कल्चर मीडियम के तरीके से ग्रो कराएंगे तो माइक्रोब की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर हमें ये भी देखना है कि क्योंकि हम दे रहे हैं ऐसी पॉपुलेशन को जो इसको आसानी से परचेज कर सके, जिसके लिए चीप सोर्स की फॉर्म में डेवलप हो सके, तो उस चीज से भी ध्यान रखना है कि ये लो कॉस्ट मटेरियल पे ग्रो कर जाए। लो कॉस्ट मटेरियल आप किसी भी इंडस्ट्री का वेस्ट मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोटैटो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है जहाँ पे सिर्फ आलू को धोया जाता होगा। जैसे मान लीजिए पोटैटो की चिप्स इंडस्ट्री है या स्टार्च की इंडस्ट्री है जहाँ स्टार्च बनाया जाता है। तो पोटैटो की जब स्लाइसेस को आप कट करेंगे तो स्लाइसेस को वॉश करने में भी स्टार्च निकलता है। आप घर में भी आलू काट के पानी से धोइए तो वाटर का कलर जो थोड़ा सा टर्बिड हो जाएगा, बिकॉज उसमें स्टार्च चला गया। उस वाटर को अगर आपने पौधों को दे दिया तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब पौधों को बना बनाया स्टार्च मिल रहा है, तो डेफिनेटली उनके लिए न्यूट्रिएंट का काम करेगा। तो वो जो पोटैटो इंडस्ट्री का वेस्ट है या पोटैटो के पील है, छिलका है आलू का, तो उसमें भी स्टार्च जाएगा ही जाएगा, तो केवल उस पर ही ग्रो कर जाएंगे। तो ऐसे किसी लो कॉस्ट मटेरियल पे हम माइक्रोब को ग्रो करेंगे, प्यूरिफाई करके उनको कैप्सूल्स की फॉर्म में देंगे और वो सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में यूज हो सकते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल आएंगे कंपैरिजन करने के लिए कि एनिमल प्रोटीन को अगर माइक्रोबियल प्रोटीन से कंपेयर करें तो उसमें किसको कितना बेनिफिट हो सकता है। इतना सा बस आपको इस कॉन्सेप्ट में देखना है। छोटा सा टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले जो डेटा बेसिस पे हमारी चीजें इंपॉर्टेंट है हम उनको देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रेन से, अनाज से अगर हम मीट की डाइट पे शिफ्ट होते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क ये पड़ता है कि उसके लिए भी हमें सीरियल्स चाहिए। 1 kg मीट बनाने के लिए यूजुअली किसी कैटल को 3 to 10 kg फीड देना पड़ता है। तो 10 मान लीजिए 3 से 10 kg बाजरा खाया किसी कैटल ने तो उससे कैटल से आपको 1 kg मीट मिला। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बिना एग्रीकल्चर की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। आप कैटल पे डिपेंडेंट हो, कैटल फिर हर्बीवोरस है तो वो प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप बिना प्लांट्स के जो है वो इस चीज को यूज कर पाए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, लाइक कि अगर हम शिफ्ट करते हैं कहां से, फ्रॉम ग्रेन्स टू मीट। अगर अनाज से आप मीट बेस्ड डाइट पे जाते हैं तो भी सीरियल्स की डिमांड बढ़ेगी, है ना। इट क्रिएट्स मोर डिमांड, और ज्यादा डिमांड बनेगी फॉर सीरियल्स। ठीक, इसमें एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है कि लाइक 3 to 10 kg सीरियल्स चाहिए आपको फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ मीट। 1 kg मीट बनाने के लिए 3 से 10 kg तक आपको कैटल फीड देना पड़ेगा, और कैटल फीड अपने आप में सीरियल रिच डाइट ही होती है। तो ये दूसरा केस ये भी है कि अगर हम ये सब कर भी लें तब भी अगर ये सारा कुछ हो भी जाए, इस सब के बावजूद भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी या न्यूट्रिएंट और विटामिन की डेफिशिएंसी ह्यूमन पॉपुलेशन में होती है।
तो अबाउट 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन is suffering from malnutrition एंड हंगर। रिक्वायरमेंट तो तब भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और एग्रीकल्चर और बाकी जो चीजें हैं वो उस तरीके से उस प्रपोर्शन में नहीं आ पा रही जिससे हम डिमांड को पूरा कर पाए। तो ये भी एक इश्यू है कि यहाँ पे इस सब के बावजूद भी मेल न्यूट्रिशन का केस आएगा ही आएगा। फिर इस दोनों प्रॉब्लम का ऑल्टरनेटिव है क्या? एक्चुअली ऑल्टरनेटिव ये है कि हम सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में यूज करें। तो जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है दैट इज सिंगल सेल प्रोटीन्स। हम सिंगल सेल प्रोटीन्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन में होता क्या है कि आप लो कॉस्ट मटेरियल और माइक्रोब को यूज करके एक बड़ा सा बायोमास माइक्रोब यानी प्रोटीन का बनाइए। माइक्रोब में इस प्रोटीन के इक्विवेलेंट हमने इसलिए माना क्योंकि हमारा मेन एम प्रोटीन है। हम अगर स्पारुलिना को यूज करते हैं एज ए कैप्सूल, ब्लू ग्रीन एल्गी स्पारुलिना है, आपने मोनेरा किंगडम में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो, नहीं तो हम यहाँ तो लिखेंगे ही। तो स्पारुलिना को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारा मेन एम यही होता है कि स्पारुलिना की प्रोटीन को हम यूज करने वाले हैं। जैसे आप पालक खाते हैं या कोई और वेजिटेबल यूज करते हैं वैसे स्पारुलिना को आप कंज्यूम कर सकते हैं। हालांकि प्रोटीन के बाद, प्रोटीन के अलावा भी जो स्पारुलिना में है वो हमारे काम का है तो बॉडी उसको भी यूटिलाइज करेगी। बट कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का रीजन था प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना। सो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। इसको आप डिफाइन करेंगे, व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन? इज द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बायोमास में हम प्रोटीन्स को ही ले रहे हैं फिलहाल, इन ए लार्ज स्केल using microbe and low cost material। जिसपे आप माइक्रोब को ग्रो करेंगे वो लो कॉस्ट होना चाहिए। अब अगर वही हाई कॉस्ट हो गया तो फिर उस हिसाब से कॉस्ट और बढ़ जाएगी। जितना इनपुट महंगा होगा उतना आउटपुट फिर देखना पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लो कॉस्ट सबस्ट्रेट लेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कंपैरेटिवली चीपर बनेगा, सस्ता हो जाएगा। तो वो भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किया जाएगा इंडस्ट्रियल स्केल पे। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में सिंगल सेल प्रोटीन ले रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जाएगा, है ना। दिस इज डन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल्स पे इस प्रोसेस को किया जाता है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सिंगल सेल प्रोटीन को यूज करने के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज है। ये अब एक चीज ये कि इसमें लो कॉस्ट मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है ये देख लेते हैं। लो कॉस्ट मटेरियल्स या जो सबस्ट्रेट हैं जिन पे आप माइक्रोब को ग्रो कराएंगे वो कौन से हो सकते हैं? तो आप वेस्ट की फॉर्म में ले सकते हैं। वेस्ट का मतलब ये हुआ कि पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंने बताया लो कॉस्ट मटेरियल में क्या हो सकता है? वेस्टेज फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, है ना। स्ट्रॉ जो भूसा है, वीट का जो नीचे का पोर्शन है उसको भी आप एज ए वेस्ट मान सकते हैं। स्ट्रॉ का मतलब है लेफ्ट ओवर क्रॉप, जो आपने मशीनों से गेहूं निकालने के बाद जो बचा रह गया उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे मोलासेस, मोलासेस शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्ट है, ये मिलेगा आपको शुगर केन इंडस्ट्री में। सर आपने लो कॉस्ट के नीचे क्या लिखा है? मटेरियल, या फिर आप बगासे ले सकते हैं, खोई कहते हैं, ये भी आ सकता है। इवन एनिमल मैन्योर हो सकता है। और सीवेज भी ले सकते हैं, जो कूड़ा कचड़ा है
वो भी वेस्ट हो सकता है। अभी आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्रॉब्लली हम अगली क्लास में पढ़ेंगे उसे, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो वेस्ट है उसमें भी आप माइक्रोब को ग्रो करा सकते हैं। माइक्रोब तो हर उस जगह ग्रो कर जाएगा जहां पे आप उसे ऑर्गेनिक मैटर देंगे। इन सब चीजों में ऑर्गेनिक कंटेंट है। जैसे आपने केन, शुगर केन इंडस्ट्री है, तो शुगर केन को आपने पीस दिया तो उससे जूस निकल गया। शुगर केन को रिफाइन जब किया जाता है तो एक डार्क ब्राउन कलर का, थोड़ा सा सार खट्टे से टेस्ट का बनता है मटेरियल, उसे मोलेसिस कहते हैं। तो उसमें शुगर है, मींस माइक्रोब ग्रो कर जाएंगे। और जो गन्ने से जूस निकालने के बाद जो व्हाइट कलर का उसका पोर्शन बचेगा, गन्ने की खोई कहते हैं, बगासे, उसमें भी शुगर कुछ ना कुछ होगा, तो उस पर भी माइक्रोब ग्रो कर जाएंगे। वीट को निकालने, हार्वेस्ट करने के बाद जो नीचे स्ट्रॉ बचता है, लेफ्ट ओवर क्रॉप, वो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जहाँ पे आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी आप माइक्रोब को ग्रो कर सकते हैं। और पोटैटो इंडस्ट्री का वेस्ट है तो उसमें भी ग्रो कर जाएगा माइक्रोब, किसी भी वेस्ट मटेरियल पे ग्रो कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट सबस्ट्रेट के कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप माइक्रोब को यूज करोगे, तो क्योंकि हम माइक्रोब को डिजाइन कर ही रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हो रहा है, तो मान लीजिए आप जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं हमारी बॉडी में, अगर वो एज ए फूड यूज किया जाएगा, तो होगा क्या, हमें उसके न्यूक्लिक एसिड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस ऑलरेडी हो ही जाती है। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड लेते भी हैं, आपने डाइजेशन में पढ़ा होगा कि ठीक है, न्यूक्लियस एंजाइम हमारे पास है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करके जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट बन जाएंगे और किडनी उन्हें एक्सीट आउट कर देगा। तो जब किडनी को नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर ही निकालने हैं, और हम ये क्योंकि इंडस्ट्री में डिजाइन मैनर में कर रहे हैं, तो होता ये है कि सिंगल सेल प्रोटीन में जब मायोमास बन जाएगा, जब माइक्रोब ग्रो हो जाएंगे और जब उन्हें कैप्सूल की फॉर्म में पैक किया जाएगा, तो कैप्सुलेशन से पहले उनके न्यूक्लिक एसिड को रिमूव कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा। न्यूक्लिक एसिड के अलावा माइक्रोब की बॉडी में जो भी कुछ है वो सब हमारे काम का है। उसकी प्रोटीन, उसका कार्बोहाइड्रेट, उसका लिपिड्स, सर उसके मिनरल्स, उसके वाइटामिन, सब हमारी बॉडी में यूज हो जाएंगे। मेन तो हमारा पर्पज है प्रोटीन, पर प्रोटीन के अलावा जो बाकी चीजें हैं वो भी यूज हो जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड यूज नहीं होगा, तो जब न्यूक्लिक एसिड यूज ही नहीं होना तो देना ही क्यों, पर इंडस्ट्री तो है ही ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, एक्सेस न्यूक्लिक एसिड जो माइक्रोब्स के अंदर है उसको रिमूव कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। क्लियर? तो यहाँ पे एक ये चीज सर इंपॉर्टेंट है, एक्सेस। एक डाउट है बोलो। सर। जैसे कि हमारी बॉडी की सेल्स जब डिवाइड करती है तो उनको न्यूक्लिक एसिड चाहिए होता है, वो तो भी तो वो हमने हमने जो डाइजेस्ट किया उसी तो लेंगी, आप कह रहे हो वो नहीं नहीं, एक्सक्रीट आउट कर ऐसे देंगे। कैसे ले लोगे? फिर हमारे कंज्यूमर होने का फायदा क्या? ये तो क्वेश्चन पिछली बार भी था। हमारी बॉडी में कोई भी चीज बनी बनाई नहीं जा सकती। इट्स नॉट कि आपने लिया और अपनी सेल को जाके चिपका दिया कि लो न्यूक्लिक एसिड अपना काम कर लो। हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड पूरा बनेगा, है ना। जैसे डीएनए की सिंथेसिस आप पढ़ते हैं, हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, हमें ये सब चाहिए। अगर आप बना बनाया डीएनए भी खा रहे हैं तो भी अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद पहले यही सब बनेगा, और उसके बाद दोबारा से जो है वो फिर से न्यूक्लिक एसिड बनेगा। हर तो चीज सर का यही मतलब है कि आप मैं यही पॉलीमर तो से कह रहा हूँ। मोनोमर पे आओगे, वो डाइजेशन है। और मोनोमर का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, उसके बाद उस मोनोमर को यूज कर लिया जाएगा। अब जब आपकी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड बहुत ज्यादा है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड आपके पास नाइट्रोजनस बेस बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा तो ना हमें चाहिए। बॉडी भी हमारी, एनिमल की बॉडी भी तो एक सर्टेन एज तक ही तो ग्रो करती है। आपकी बॉडी में ऐसा थो ना कि सारी सेल्स रोज डिवाइड कर रही है, रोज ग्रो कर रही है, रोज आपको उस चीज की जरूरत है। तो हमें बहुत कम क्वांटिटी चाहिए और उतना हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमें किसी और के न्यूक्लिक एसिड की जरूरत नहीं होती। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि जैसे आपने कोई वेजिटेबल यूज किया, आपने मान लीजिए पालक खाया, तो पालक में भी तो सेल्स ही होगी ना। पालक अगर एक ट्री है, प्लांट है, तो प्लांट है तो सेलुलर ही होगा ना। या आपने कैबेज लिया या आपने कॉलीफ्लावर, कोई भी वेजिटेबल लिया, तो अल्टीमेटली उसकी सेल ही तो बॉडी में गई है। अब उसकी सेल बॉडी में गई, डाइजेस्ट हो गई सारी पालक। हमने पालक से यूज क्या किया, पालक ने हमारी बॉडी को क्या दिया, आयरन दिया, हमें जरूरत थी हमने लिया। जितने और मिनरल्स थे हमने वो भी लिए। विटामिन अगर होता, मान लीजिए गाजर होती तो हम विटामिन ए, बीटा कैरोटीन ले लेते। हमने सेलुलोज को तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, तो क्योंकि प्लांट मटेरियल है, तो सेल वॉल का जितना भी सेलुलोज होगा, जितना भी हेमी सेलुलोज होगा, वो तो सब हमारे स्टूल में ही जाएगा ना, वो तो सब हमारा अनडाइजेशन वाला पोर्शन ही तो रहेगा। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड है, डाइजेस्ट कर लिया तो ठीक, नहीं तो वो भी स्टूल के साथ। तो जिसको हम डाइजेशन में ला सकते हैं बस हम वो डाइजेशन करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हमें
उतना चाहिए जितना प्रोटीन हमें डेली चाहिए, बिकॉज प्रोटीन की सिंथेसिस तो आपकी बॉडी में डेली हो रही है। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा था कि हमें डेली जो है वो किसी ना किसी जीन को ऑन या ऑफ करके, या कुछ कॉन्टिन्यूअस जीन है ना, वो हमेशा अपना काम करते रहते हैं, तो हमें अमाइनो एसिड तो ऑलवेज चाहिए। इसीलिए हमें प्रोटीन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट। आप अगर कार्बोहाइड्रेट जीरो कर दीजिए अपनी डाइट से, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट प्रोटीन को आप एक लिमिट से कम कर दोगे, तुरंत प्रोटीन की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सो एक्सेस न्यूक्लिक एसिड जो माइक्रोब का था। सर जो माइक्रोब के अंदर प्रोटीन बनती है वो एम्फीबोलिक पाथवे से तो बनाएंगी ना? हाँ, माइक्रोब के अंदर जो पॉसिबिलिटी होनी है वो बनेगी। माइक्रोब एरोबिक है तो एरोबिक के हिसाब से, एनारोबिक है तो एनारोबिक के हिसाब से। सो एक्सेस न्यूक्लिक एसिड जो माइक्रोब का है वो आपको रिमूव करना है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो बेसिकली इसमें बचा क्या? इसमें बचा न्यूक्लिक एसिड के अलावा जो भी कुछ है ना। बेसिकली सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर हमने क्या क्या यूज कर लिया? अगर हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन है तो इसमें प्रोटीन तो है ही मेन, बट प्रोटीन्स के अलावा इसमें विटामिन आ जाएंगे जो हमारे काम के हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आ जाएंगे। अगर माइक्रोब का कोई फैट है तो हम उसको भी, अगर हमारी जरूरत होगी तो यूज करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। बट हमें न्यूक्लिक एसिड की तो कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए वहां पे कोई कंसर्न नहीं आएगा। तो सिंगल सेल प्रोटीन में बेसिकली प्रोटीन के अलावा बाकी चीजें भी माइक्रोब की होंगी जिनको हम यूज करते हैं। अब आता है एग्जाम्पल। सिर्फ हमें एग्जाम्पल नोट करने हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन में क्या एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? ये हटा दो शीट। नो सर सर। नहीं, 2 मिनट नीचे कर दो। जैसे दही में बैक्टीरिया क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस के जो स्पोर्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में कभी आपने एंडोस्पोर अगर पढ़ा हो तो 11th में, तो लैक्टोबैसिलस का जो एंडोस्पोर होता है वो आते हैं मार्केट में। स्पोरोलैक कैप्सूल आता है, तो बेसिकली दैट कंटेन्स द स्पोर्स ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो हम उनको खाते हैं अपने गट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे स्पारुलिना का कैप्सूल आता है, स्पोर है ना, स्पारुलिन नाम से आता है। तो उसमें क्या है? स्पारुलिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बेसिकली ड्राई फॉर्म है, पाउडर फॉर्म में उसके जो सेल्स होंगे वो आपको दे दिए गए, बस आपको कंज्यूम करना है, आपको उससे प्रोटीन और सारी चीजें मिल जाएंगी, आपका काम पूरा हो जाएगा। जैसे बहुत सारे केस में होता है कि मान लीजिए किसी को कोई डाइजेशन वाले सिस्टम से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइक किसी को कोई कैंसर वाला केस है, नहीं काम कर रहा है, किसी को गले का कैंसर होता है, चीजों को सॉलो ही नहीं कर सकता, वो निगल ही नहीं सकता है ना, या मान लीजिए कोई कोमा का पेशेंट है तो उसे एनर्जी कैसे मिलेगी, उसे कैसे दी जाएगी, क्योंकि वो इन सब चीजों को यूज नहीं कर सकता। तो ये जरूर है कि स्पारुलिना का मान लीजिए अगर कोई एक कैप्सूल ले रहा है तो ठीक है, उस एक कैप्सूल के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमारी एक टाइम की डाइट के बराबर होती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्पारुलिना का कैप्सूल खा के आपको भूख नहीं लगेगी। आपको भूख तो लगेगी, बिकॉज जो पेट के खाली होने का सेंसेशन है वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है हमारे एक टाइम के लिए, वो रिक्वायरमेंट हमें स्पारुलिना का एक कैप्सूल से पूरी हो जाएगी। जैसे एक ही होता है ना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब खाने में तो आप 4 रोटी खाते हैं, बट एक्चुअली आपकी बॉडी को तो रिक्वायरमेंट 2 रोटी की है ना, तो हम हमेशा ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पेट भरने वाली बात नहीं आ सकती, बट ये है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जितना बॉडी को जो चाहिए वो आपको एक कैप्सूल में मिल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में, हालांकि ये पुरानी एनसीईआरटी में था, लास्ट ईयर इस लाइन को हटा दिया गया है, बट आपको ये चीज मिल जाएगी। एक सिर्फ कंपैरिजन किया गया है कि अगर हम एक काऊ जो यूजुअली 250 केजी की होती है ना, 2.5 कुंटल की लगभग एक काऊ का वेट होता है, तो अगर एक काऊ की आप प्रोटीन निकालें, एक काऊ से मिल्क मिलेगा, और डेली मान लीजिए जितना भी वो मिल्क दे रही है ऑन एन एवरेज, उस मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर मेन होगी, पानी होगा, और कैसीन प्रोटीन होगी। आपने पढ़ा हो मिल्क में प्रोटीन क्या है? कैसीन। तो अगर हम 1 kg ऑफ काऊ की डेली प्रोटीन की बात करेंगे तो लगभग 200 ग्राम प्रोटीन बनती है ना। और 1 kg काऊ की 1
काउ का वेट कितना है, 250 केजी है। इसे एक एग्जांपल आपकी बुक में एक कोटेशन की फॉर्म में दिया है कि अगर हम 1 काउ लेते हैं विच इज ऑफ 250 केजी, तो ये क्या बनाएगी, इट प्रोड्यूसेस 200 ग्राम प्रोटीन पर डे। एक दिन में आपको सिर्फ 200 ग्राम प्रोटीन मिलेगी। जबकि इसी जगह पे अगर आप माइक्रोब से कंपेयर करें तो केवल ये 250 ग्राम है ऑफ माइक्रोब, दैट इज ए बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम भी दे रखा है बुक में, मिथाइलोफिलस। ये जीनस है, मिथाइलोटोफस। स्पीशीज है मिथाइलोफिलस मिथाइलोटोफस। तो ये क्या देगा, ये 25 टन प्रोटीन दे देगी। पर डे, एक दिन के अंदर 25 टन प्रोटीन मिल जाएगी। अब आप कंपेयर कर ऐसे लीजिए, कैसे करता है? 250 अगर बैक्टीरिया है, सिर्फ 250 ग्राम आपको बैक्टीरिया लेना है, 250 ग्राम बैक्टीरिया, उसको आप 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो उससे जितना मास बनेगा किसी लो कॉस्ट मटेरियल पे, वो कितना होगा, 25 टन प्रोटीन दे देगा। 25 टन प्रोटीन से आप सोचो तो कितनी ह्यूमन पॉपुलेशन को आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। जबकि एक अगर गाय है, 250 केजी की गाय है, उस गाय को आपको डेली कितना खिलाना पड़ेगा वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उस 1 काउ जो 250 केजी की है, उससे मिलने वाली प्रोटीन अगर आप देखोगे तो केवल 200 ग्राम पर डे। तो इसका मतलब है माइक्रोब को कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा था। बाकी सिंगल सेल प्रोटीन में जो एग्जांपल्स आएंगे आपकी बुक में अलग अलग तो नहीं किए गए हैं, बट इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हम एल्गी अगर लें, एल्गी में सिंगल सेल प्रोटीन आप क्या क्या पढ़ते हैं, लाइक स्पाइरुलिना। हालांकि स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है ना। क्लोरेला, क्लोरेला इज द ग्रीन एल्गा। Syndesmus is also algae. ये algae है। अगर आप बैक्टीरिया में देख रहे हैं सिंगल सेल प्रोटीन में, तो इसमें एक क्रोमोबैक्टर, ये है, या सेलुमोनास। इनमें से आप चाहे तो वो नाम लिख लीजिएगा जो एनसीईआरटी में आपको लगते हैं, है ना। मैं तो सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फंगी में अगर आप देखोगे तो फ्यूजेरियम सिंगल सेल में यूज होती है, कैंडिडा सिंगल सेल में यूज होती है, ट्राइकोडर्मा सिंगल सेल में यूज होती है। सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है। हालांकि सबकी स्पीशीज भी है बट हमारे काम का नहीं है। और इवन मशरूम भी, हालांकि मशरूम सिंगल सेल प्रोटीन में नहीं आता, बट इट्स ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मशरूम सिंगल सेल का तो नहीं होता ना, मशरूम इज बैसिडियोमाइसिटीज फंगस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मशरूम इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट ये सिंगल सेल प्रोटीन नहीं है। ये, और इसको आप भूसे पे ग्रो ही करते हैं, कैन बी ग्रोन ऑन स्ट्रॉ। मशरूम इज, कैंडिडा है फंगाई का नाम। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। ये फंजाई का नाम कॉन्डिडा है। कैंडिडा, CAN, कैंडिडा, कैंडिडा की स्पीशीज है, बट अभी आप कैंडिडा ही लिख सकते हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये दो नाम जो लिखे हुए हैं ऊपर, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, जो सबसे ज्यादा सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में यूज करते हैं, या कह लीजिए नीट में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं वो स्पाइरुलिना और क्लोरेला। और इनको अगर आप टैक्सोनॉमी के हिसाब से अलग करोगे 11th के हिसाब से, तो स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, किंगडम मोनेरा हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। और क्लोरेला सिंगल सेल का एल्गी है, तो उस हिसाब से फिर वो एल्गी में, ग्रीन एल्गी में जाएगा, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा होगा। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ, सिंगल सेल प्रोटीन। क्लियर। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर।
हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, फिर सिंगल सेल प्रोटीन पढ़ा, नाउ प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी इन शॉर्ट, या इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। माइक्रो लेवल पे मल्टीप्लिकेशन है, प्रोपेगेट करने का मतलब है मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना, और माइक्रो लेवल पे है तो ये माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन ये आप किस में पढ़ेंगे, ये आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये आर्टिफिशियल मेथड है। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन नॉर्मली नेचुरल भी होता है, राइजोम है या सकर है या कॉर्म आपने पढ़ा होगा, ट्यूबर पढ़ा होगा, तो ये सब नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। अगर आप आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो उसमें एक केस ये भी आएगा। सो माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये है क्या, दिस इज आर्टिफिशियल method of vegetative propagation। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें माइक्रो प्रोपगेशन में क्या है, प्लांट सेल की एक प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी लिविंग सेल से एक प्लांट बना सकते हैं, है ना। अभी हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ये हमारी जैसे डिमांड है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ी रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो हमें और ज्यादा से ज्यादा फूड चाहिए। सिंगल सेल प्रोटीन के भी हमारे पास जो ऑप्शन थे हमने वो भी यूज कर लिए। सबसे बड़ा इंडिया में तो जो इश्यू आता है वो एथिकल है। हम मतलब हमारी तरीके के जितने भी लोग हैं, मेरी तरीके के जितने लोग हैं, तो मैं अगर अपनी फैमिली के हिसाब से कहूँ तो ये होता है कि दही खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दही का बैक्टीरिया को हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते वो एक अलग केस है। लेकिन अगर किसी और बैक्टीरिया को बोल दिया जाएगा तो फिर ये होगा कि नहीं भाई, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा लोगों का, क्योंकि आपने तो लाइव ऑर्गेनिज्म को खा लिया, तो आप वेजिटेरियन की जगह नॉन वेजिटेरियन आपने फूड ले लिया। तो इंडिया में तो एथिकल इश्यूज हर चीज के साथ जोड़ दिए जाते हैं। दही खा सकते हैं, है ना, कोई चीज अगर खराब है तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में जाएगा। हमारी बॉडी में टंग की स्किन डेली चेंज होती है और हम अपनी स्किन को खुद ही अपने अंदर ले जाते हैं, सलाइवा के साथ वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। उन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कहा जाए किसी को कि ये लाइव ऑर्गेनिज्म है, इसे कंज्यूम करना है, तो लोगों को लगेगा कि इसमें एथिकल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने प्लांट ब्रीडिंग से जो कर सकते थे वो किया क्रॉप के इम्प्रूवमेंट के लिए। सिंगल सेल प्रोटीन को भी हमने डेवलप किया, जिनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसको यूज करते ही है। फिर इसके बाद एक तरीका ये भी निकाला गया कि ठीक है, अगर हमें प्लांट को ही मल्टीप्लाई करना है तो क्या प्लांट को मल्टीप्लाई करने का, प्लांट को ग्रो करने का कोई और तरीका ढूंढा जा सकता है अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। बिकॉज एग्रीकल्चर नेचर पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर आप नेचर के हिसाब से कर सकते हो, जो क्रॉप जिस सीजन में लगती है उसी सीजन में ग्रो करेगी। तो हमें इसी तरीके से एग्रीकल्चर पे जाना है। बट क्या हम 24 आवर्स 365 डेज किसी क्रॉप को ग्रो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल कंडीशंस में, लैब कंडीशंस के अंदर, या हम ग्लास हाउस या पॉली हाउसेस के अंदर अगर प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये भी बनता है ना। ये फास्ट है, एफिशिएंट है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक टेक्निक है जिसमें एफिशिएंसी है और जो हमारी डिमांड को भी पूरा कर सकता है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आप एक छोटे से टुकड़े से ले सकते हैं। बाई कंसेप्ट यही है कि कोई भी लिविंग प्लांट सेल से आप एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। हालांकि मैं आपसे कहूं कि मुझे प्लांट में से एक लिविंग सेल दे दो, तो आप एक सेल नहीं दोगे, आप बेसिकली क्या दोगे, आप प्लांट का जितने छोटे से छोटा टुकड़ा काटोगे उसमें भी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आ ही जाएंगी। अगर आप एक लीफ का बहुत छोटा सेक्शन, जितना भी आप सीजर या ब्लेड को यूज करके कर पाएंगे, स्टिल इट हैज थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा कि इस छोटे से टुकड़े से कितने प्लांट बनेंगे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बन जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वन सेल वन प्लांट, वन लिविंग सेल वन प्लांट। जो सेल है वो लिविंग होनी चाहिए। एनी लिविंग सेल कैन बी इंड्यूस्ड टू फॉर्म ए कंप्लीट या एंटायर प्लांट, एंड दैट टेक्निक जिससे आप किसी भी लिविंग सेल से एक पूरा प्लांट बना सकते हैं, उसको आप प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ कॉस्ट है। सो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव है।
कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है टिश्यू कल्चर में बहुत ज्यादा आती है, लेकिन ये है कि ये सारी ड्रॉबैक को या सारी लिमिटेशन को ओवरकम कर सकता है। प्लांट ब्रीडिंग में लिमिटेशन थी कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का रेट सक्सेस नहीं हो रहा, यहाँ पे म्यूटेशन नहीं हो पा रही, यहाँ पॉलीपोलाइडी नहीं हो पा रही, F1 हाइब्रिड बन गया तो स्टेराइल है, फर्टाइल नहीं है, या प्लांट को हम होमोजाइगोसिटी चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रही है ना। तो इन सारी चीजों को ओवरकम करने का ये आसान तरीका है, लेकिन आसान इसलिए कि इसको हम लैब में कर रहे हैं, बट कॉस्ट इसकी जो है वो बहुत ज्यादा आएगी। इसमें अगर आप नोट करेंगे तो पहला पॉइंट आएगा कि ये फास्ट है, एफिशिएंट है, टेक्निक फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्योंकि चैप्टर में हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज पे जाना था जिससे भी हम फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर पाए, एंड टू फुलफिल our demand for increasing population. हम अपनी पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसकी डिमांड को यहां से पूरा कर सकते हैं। है क्या ये? दिस इज मेथड टू प्रोड्यूस thousands of plants by tissue culture. टिश्यू क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होगा है ना, इसीलिए हमने नाम दिया माइक्रो प्रोपगेशन। That's why we called it micro propagation. सर प्लांट के हर सेल के पास टोटिपोटेंसी की पावर होती है। लिविंग, एनी लिविंग थिंग। सेल लिविंग होनी चाहिए। अब जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि ये वाला चैप्टर का टॉपिक मतलब ये और एनाटॉमी, तो वहां पे दे दिया गया कि इनमें से किस प्लांट पार्ट से आप टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते। मान लीजिए ऑप्शन दे दिया गया आपको रूट टिप, लीफ, फ्लोरल बड और कॉर्क। अब आपसे कहा जाए कि इनमें से किस प्लांट पार्ट से आप कॉर्क होगा ना, डेड सेल होता है क्योंकि। हाँ, कॉर्क आंसर आएगा क्योंकि वो डेड होता है ना। ऐसे मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉर्क डेड होता है। आपने एनाटॉमी में स्केलेरन काइमा पढ़ा है जो डेड होता है, स्क्लेरीड्स और फाइबर है ना। जाइलम में जो जाइलम के ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर हैं ये डेड होते हैं। फ्लोएम में फ्लोएम का फाइबर डेड होता है। तो जो डेड है उससे कुछ नहीं हो सकता, लिविंग होना चाहिए। अब लिविंग क्या क्या होता है एनाटॉमी के हिसाब से? जहां मेरिस्टम आएगा लिविंग होगा, जहां पैरन काइमा आएगा लिविंग होगा, जहां कॉलन काइमा आएगा लिविंग होगा। तो जहां भी लिविंग सेल है, एनी लिविंग प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड टू ट्रांसफॉर्म ए न्यू प्लांट, उसको हम पीटीसी, प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसी को जो आपने भी टर्म बोला इसको हम बोलते हैं टोटी पोटेंसी। टोटी मीन्स टोटल, पोटेंसी मीन्स एबिलिटी। तो हर सेल की ये टोटल एबिलिटी है कि वो एक प्लांट डेवलप कर सकती है ना। टिश्यू कल्चर किस चीज पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी का मतलब क्या है? पावर और एबिलिटी ऑफ एनी लिविंग प्लांट सेल टू डेवलप ए होल प्लांट। To develop a whole plant.
क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किसने किया था, एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आप चाहे तो लिख सकते हैं। दिस वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय हैबर लैंड, HABERLANDT, 1902। तो आप देखिए तो 1902 मतलब कितना पुराना टेक्निक है। हमें लगता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर नया है बिकॉज इंडिया के लिए नया है, हालांकि इंडिया में भी 90s के टाइम पे इसको शुरू कर दिया गया था, लेकिन अगर आप वर्ल्ड में देखें तो 19 सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इस चीज को डेवलप कर दिया। क्या क्या चीजें चाहिए हमें टिश्यू कल्चर के लिए, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज एसेप्टिक कंडीशन। टिश्यू कल्चर हम जहां भी करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर जहां भी करते हैं, वहां पे कोई भी पैथोजन, किसी भी टाइप का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये मस्ट कंडीशन है। मतलब एक छोटा सा भी अगर कोई वहां पे पैथोजन, कोई बैक्टीरिया या फंगी उस एनवायरनमेंट में हुआ तो पूरा मेहनत पे पानी फेर देगा, पूरा एक्सपेरिमेंट स्पॉइल कर देगा। तो पहली रिक्वायरमेंट है एसेप्टिक कंडीशन। कोई भी सेप्सिस, कोई भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, अगर आप जानते हैं सबके बारे में, तो टिश्यू कल्चर की जो लैब होती है उसमें एंटर करने से पहले हमारे पास अलग अलग गेटेड होते हैं कि लाइक यहाँ पे जूते उतारने हैं, यहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं, यहाँ पे बॉडी को स्टरलाइज करना है, फिर यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर की लैब में एंटर करने वाले कपड़े पहनने, फिर आपको जाना है। इवन जो आप सांस ले रहे हैं, मतलब जो एयर ले रहे हैं, जो रूम में उस एयर है वो तो स्टरलाइज है ही, बट जो अपनी बॉडी से एक्सहेल करके आप छोड़ रहे हैं, तो आप जिस वर्क टेबल पे टिश्यू कल्चर का काम कर रहे होते हैं उसके सामने एक पैनल लगा होता है और वहां से स्टरलाइज एयर ब्लो होती है, ताकि अगर आप स्नीजिंग कर दें या मान लीजिए आपने सिर्फ सांस बाहर छोड़ी तो वो एयर में भी अगर कोई बैक्टीरिया है जो आपकी बॉडी से निकल के टेबल पे गिरने वाला होगा, वो भी उससे पहले स्टरलाइज हो जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इज ग्लासवेयर इक्विपमेंट, आप जिस भी चीज को हाथ लगाएंगे वो स्टरलाइज होगी। सो एसेप्टिक कंडीशन मस्ट है, बिना इसके टिश्यू कल्चर नहीं हो सकता। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एसेप्टिक कंडीशन। दिस इज स्टरलाइजेशन। हर चीज को स्टरलाइजेशन में लाना होगा, स्टरलाइज करना होगा, इज मस्ट। बिना सर इसके नॉर्मल तो कोई प्लांट काम ग्रो ही करते नहीं। हैं तब तो इतनी जरूरत होती नहीं है। नॉर्मल प्लांट सर जैसे कि फील्ड में जो ग्रो करते हैं उन्हें तो इतनी, उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। तो इन्हें इतनी क्यों सर? यहाँ पे जब आप ग्रो करोगे तो एक सेल से एक प्लांट बनाना चाह रहे हो ना, सेल से एक प्लांट बनाने में बहुत सारा चाहिए। अब आप ये कहें कि सर जाइगोट को मदर के वॉर्म से बाहर निकाल के ग्रो करते हैं, जैसे हम सब बड़े हुए नॉर्मल मिट्टी में खेल के बड़े हुए, नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि नेचर ने ऑलरेडी हमें 9 मंथ के अंदर जो जो चेंजेस करने थे वो करके दे दिए, हमें लड़ने की ताकत दे दी, इम्यून सिस्टम दे दिया। अगर आप ये कहें कि सर हम जाइगोट को ले लेते हैं बाहर, अब इसे ग्रो करते हैं नॉर्मल रख के, 6 घंटे में ही खराब हो जाएगा। बैक्टीरिया के पास इतनी ताकत है कि वो उस जाइगोट को स्पॉइल कर देगा, उस एम्ब्रियो को किल कर देगा, उस फीटस को अबॉर्ट कर देगा। बेबी बन जाएगा तो तब तक हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होगा, तो हम उससे लड़ पाएंगे। मदर बेसिकली हमें क्या कर रहा है, मदर का वार्म हमें इम्यूनिटी भी दे रहा है उस 9 महीने तक, ताकि हम अपने आप को इतना एक्वायर कर लें कि जब हम 9 महीने के बाद अगर मदर की बॉडी से बाहर आएगा कोई बेबी, तो इतनी इम्यूनिटी उसके पास है कि वो लड़ सकता है। यहाँ क्या है कि आप एक सेल मान लीजिए ले रहे हैं, एक छोटा सा सेल, एक छोटा सा पीस ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं, तो अभी वो बहुत मैच्योर है, वो अभी बैक्टीरिया फंगी से लड़ नहीं सकता, तो इसीलिए उसको हमें एसेप्टिक कंडीशन में रखना होगा जहाँ बैक्टीरिया फंगी 0 है। फिर हम धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाएगा तब हम उसको धीरे धीरे नर्सरी में ट्रांसफर करेंगे। और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि जो टिश्यू कल्चर का सक्सेस रेट है वो उसी बात पे डिपेंड करता है। जैसे होता है कि बेबी के बाहर आने के बाद सबसे बड़ा होता है कि 48 घंटे के अंदर अगर बेबी सरवाइव कर गया तो वो कर ही जाएगा,
क्योंकि अभी तक जो बेबी था वो तो मदर के वॉर्म में था, तो वहां तो कोई इन्फेक्शन नहीं है। और जैसे ही वो वॉर्म से बाहर आया, इस नए एनवायरनमेंट में आया, उसने जैसे ही पहली बार लंग्स में एयर ले गया, तो पता चला इस एयर के अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, न्यूमोकॉकस इज मोस्ट कॉमन। तो होता क्या है कि जैसे ही इन्फेंट्स होते हैं उन्हें निमोनिया के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ना, इसीलिए तो उनको मदर के वॉर्म से निकालने के बाद 6 घंटे के लिए आप एनआईसीयू में रख देते हैं, वेंटिलेटर पे रख देते हैं। नॉर्मल भी होगा तब भी रख देंगे, धीरे धीरे करके बाहर लाएंगे, एकदम से बाहर लाओगे तो डेथ हो जाएगी। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि बहुत सॉफ्ट प्लांट होगा तो उसे रेजिस्ट करने के लिए, उसे लड़ने के लिए थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए। उस स्ट्रेंथ तक हमें पहले उसे लैब में ग्रो करना होगा अंडर सच कंडीशंस। आफ्टर दैट आप उसे एनवायरनमेंट में लाओगे। अल्टीमेटली तो प्लांट ही बनाना है ना, अल्टीमेटली तो जो भी यहाँ से बनेगा वो जाएगा तो एग्रीकल्चर में ही। तो एक लिमिट के बाद हम उसे रेजिस्टेंस देंगे, फिलहाल वो एसेप्टिक कंडीशन में ही ग्रो करें। अब जिस मटेरियल से आप ये स्टार्ट करेंगे उस मटेरियल को हम एक्स प्लांट बोलते हैं। एक्स प्लांट क्या है? दिस इज अ लिविंग प्लांट मटेरियल। फ्रॉम वेयर? एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, जो भी आप टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर में जो भी लिविंग प्लांट मटेरियल लेंगे वो लिविंग प्लांट मटेरियल एक्स प्लांट कहलाता है। सर हम्म, सर जैसे फ्रॉग के केस में, एम्फीबियंस के केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पे क्या कोई सेल वगैरह डेवलप हो जाती है, वरना वहां का फीटस बर्बाद नहीं हो जाएगा? इन विट्रो कंडीशन में। यस सर, जैसे फ्रॉग का तो इन विट्रो होगा ना। फ्रॉग का इन विट्रो होगा? तो कि सर उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बेसिकली अगर आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तो आप जू वाले सर से पूछो, वो आपको बता ही देंगे। आपने पूछा तो जेली होती है, जो एग्स होते हैं दे आर इनकोटेड इन ए जेली लाइक स्ट्रक्चर, और जब उस पर स्पर्म गिरेगा तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देंगे। तो जाइगोट से जब तक टैडपोल नहीं बनता तो स्टार्टिंग की स्टेज उस जेली के अंदर ही कंप्लीट होती है। वो जेली ऐसी होती है कि कोई भी जो आप कह सकते हो जो प्रिडेटर होगा वो उस जेली को फीड नहीं करता, और जेली क्योंकि वो म्यूकस की कोटिंग की बनी हुई है तो बैक्टीरिया फंगी के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। जब छोटे छोटे टैडपोल्स बनने लगेंगे तब वो अपने आप लड़ना सीखेंगे कि उन्हें अपने प्रेडेटर से कैसे बचना है। और फिर वहां वो चीज ऑलरेडी दे रखी है कि 1000 बनते हैं टैडपोल तो उसमें से कोई एक सर्वाइव करके पहुंच पाता है एडल्ट फ्रॉग तक। हमारे केस में तो वो चीज नहीं है ना कि 1000 बेबी होंगे तो कोई एक उसमें बर्थ होगी। वो भी चीज तो होती है ना, इकोलॉजी में नेचर ने ये भी तो बैलेंस किया कि जहाँ पे नंबर ज्यादा है वहां पे मॉर्टेलिटी का रेट बहुत ज्यादा कर दिया, जहाँ पे नंबर कम है तो वहां पे सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कर दिया। यही तो एडॉप्टेशन होती है। सर उस तीसरी जेली में स्पर्म एंटर कर सकता है? क्या चीज? स्पर्म एंटर कर सकता है उस जेली में? हाँ बिल्कुल जाएगा, और क्या, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? पहले जेली ही रिलीज होती है, जहां तक मुझे नॉलेज है, बहुत पहले जूलॉजी पढ़ाया करता था तब बायो पढ़ाया करता था पूरी। तो पहले जेली ही रिलीज होती है, उसके ऊपर फिर स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरा है न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, बिकॉज आप सेल को जब डिवाइड करने के लिए सर इंट्रोड्यूस कर रहे हो। बोलो। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर, जैसे अगर दो क्रॉप इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स हम एक ही प्लांट की स्पीशीज पे करें तो वो पॉसिबल है? अब हाँ, दोनों अलग, अगर आप दोनों अलग अलग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक बनाना है, बनाना को आपने टिश्यू कल्चर से भी मल्टीप्लाई कर लिया, और मान लेते हैं कि हम बनाना में कोई और टेक्निक यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। नहीं सर, जैसे कि कोई एक हाइब्रिड वैरायटी हमने डिज़ाइन की है और सर उसे अगर हम एक बार प्लांट बना लें और फिर उस पे ये टिश्यू कल्चर का मेथड यूज़ करें तो बिल्कुल, ऐसा अभी यहाँ पॉसिबल है? पढ़ोगे बिल्कुल ये करोगे। जैसे मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन किया तो वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि जब आप दो अलग अलग जीनस या दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो ये तो पता ही है कि F1 हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल बनेगा। जब आप दो अलग अलग प्लांट को क्रॉस कराओगे तो F1 हाइब्रिड फर्टाइल तो ना बनेगा। फर्टाइल तो तब बनेगा जब वो एक ही स्पीशीज के मेंबर हो, जैसे मेंडल ने किया था कि दो स्पीशीज प्लांट की थी तो F1 हाइब्रिड फर्टाइल थे। लेकिन अगर आपने दो अलग अलग स्पीशीज ले ली, दो अलग अलग जीनस ले लिए तो F1 फर्टाइल नहीं बनता।
अब अगर F1 फर्टाइल नहीं बन रहा तो आप क्या कर रहे थे, तो आपने कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट देके क्रोमोसोम डबलिंग कर दी, उसे डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड मतलब पॉलीप्लॉइड इंड्यूस कर दी। बट अगर आपको लगता है कि पॉलीप्लॉइड इंड्यूस करने से पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हाइब्रिड तो बन ही गया ना, हाइब्रिड से सीड नहीं बनेगा, हाइब्रिड बन गया ना। हाइब्रिड बनने पे जो प्लांट बनेगा उसकी लीफ या उसके कोई भी लिविंग प्लांट सेल कोई ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए तो हम इसको बोल रहे हैं कि जहां पे हर चीज फेल हो जाएगी वहां पे टिश्यू कल्चर वर्क कर जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तीसरी चीज है कल्चर मीडियम, जिसमें आप इसको ग्रो कराएंगे, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को डिवाइड करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए चाहिए, अलोंग विद प्लांट हार्मोन, सब कुछ इसके अंदर होगा। इसके अंदर क्या होगा? ये टिश्यू कल्चर क्या है? इट्स ए केमिकल कंपोजिशन हैविंग ऑल द बेसिक नीड, जो भी रिक्वायरमेंट है प्लांट की फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आपने पढ़ा कि मान लीजिए हार्मोन चाहिए, तो हार्मोन्स भी आपको देने पड़ेंगे इसी मीडियम के अंदर। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? माइक्रो और मैक्रो दोनों ही न्यूट्रिएंट होंगे, जो आपने मिनरल न्यूट्रिशन में 17 न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी, कौन सा कितनी क्वांटिटी में चाहिए सब। हमें प्लांट को विटामिन देने पड़ेंगे बने बनाए, वैसे तो प्लांट बनाते हैं बट क्योंकि ये काम हम करा रहे हैं तो अब आपको वाइटामिन ऐड करने पड़ेंगे। आपको कैल्शियम एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, बिकॉज कैल्शियम आपने पढ़ा होगा वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर एलिमेंट भी होता है। कैल्शियम जो प्रोटोप्लाज्म में अंदर होगा वो तो है ही, बट कैल्शियम प्रोटोप्लाज्म से बाहर मिडिल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट की होती है, तो अलग होता है। इसके अलावा आपको एक सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए जो मीडिया को सॉलिड करेगा, बिकॉज लिक्विड मीडिया होगा तो डूब जाएगा, उसके अंदर कुछ भी डालोगे तो वो नीचे चला जाएगा। तो हमें उसकी सरफेस पे रखना है, तो हमें सॉलिडिफाइंग एजेंट डालना पड़ेगा जो अगर अगर है। अगर अगर एल्गी से मिलता है, आपने वो 11th में कहीं पढ़ा होगा। ये सॉलिड बनाने के लिए हमें चाहिए, और हमें प्लांट हार्मोन्स भी देने पड़ेंगे, फाइटो हार्मोन्स। तो जो भी एक सेल को, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे दे दिया जाएगा। इस तरीके से आप प्लांट्स को ग्रो कराएंगे, है ना। एसेप्टिक कंडीशन। सर अगर का वो समझ नहीं आया फंक्शन। अगर सॉलिड करने के लिए चाहिए, सॉलिडिफाइंग एजेंट है। मीडिया को मान लीजिए आपने केमिस्ट्री में सॉल्ट ले लिए, सारे सॉल्ट ले लिए, सब केमिस्ट्री तो है पूरी है, तो आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीज, क्लोरीन, जितने भी आपने पढ़े सब ले लिए, कुछ मिलीग्राम में कुछ ग्राम में, जैसा भी है आपने पानी में घोल लिया। अब आप कहें कि इस पे मैं टिश्यू कल्चर करूंगा, तो जो भी इसके ऊपर ग्रो करेगा वो वजन की वजह से नीचे डूब जाएगा ना, और अगर वो डूब जाएगा तो फिर उसे एयर नहीं मिलेगी, वो वैसे ही मर जाएगा। तो हमें उसकी सरफेस पे रखना है। तो जो कल्चर मीडिया यानी आपने जो पानी में बनाया, उस पानी को आपको जमाना है, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर अगर अगर सर मिला जो दोगे। अगर है वो इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर अगर तो खुद ही केमिस्ट्री है, वो अब्जॉर्ब क्या करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ा है। जेली देखा है ना कभी घर में यस बनाया? सर। हाँ, तो बस बनाया तो नहीं है। बनाया नहीं है कोई बात नहीं, या मार्केट में मिठाई शॉप पे जेलेटिन की मिठाई आती है यस सर देखिए। है ना, तो जेलेटिन की मिठाई आती है, तो वो चीनी को एब्जॉर्ब तो ना कर लेगी, बस वो अगर मान लीजिए चीनी का सोल्यूशन होगा तो चाशनी मिलेगी। अब चाशनी आप खाओगे कैसे, उसको शेप में कैसे कट करोगे? तो उसमें क्या किया गया, जिलेटिन मिला दिया गया और उसमें फ्लेवर डाल दिया गया, बस उसके बाद वो जम जाएगी। जम जाएगी तो आप उसके स्क्वायर पीसेस बना लो या सर्किल बना लो, जो चाहे वैसे करो। इसका काम केवल इतना ही है कि ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, ये मीडिया को लिक्विड की जगह सॉलिड में बनाता है। सॉलिड बनेगा तो उसके ऊपर वो रुका रहेगा और वो आसानी से ग्रो कर जाएगा, वैसलीन के जैसा हो जाएगा समझ लो कल्चर मीडिया। पानी में मान लीजिए आपने सॉल्ट घोल दिए तो सोल्यूशन बन गया, बट सोल्यूशन तो ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है आपको। डिस्टिल वाटर और सोल्यूशन में आपको दोनों में कोई चेंजेस तो दिखाई नहीं दे रहे अगर कलर कुछ नहीं है तो। अब आपको क्या करना है, इसे जमाना है। जमाने का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में डाल दोगे तो लो टेम्परेचर होगा, वो डिवाइड ही नहीं करेगा। हाई टेम्परेचर पे जमाना है तो कैसे जमेगा? आप इसमें जेली लाइक ये अगर मिला दो, गर्म करोगे तो पिघल जाएगा,
पानी में घुल जाएगा, जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आएगा तो वैसलीन के जैसा हो जाएगा। वैसलीन के जैसा हो जाएगा तो इट्स लुक लाइक सेमी सॉलिड सॉफ्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट की फॉर्म में ही केवल अगर अगर यूज करते हैं, इसके अलावा अगर अगर का कोई यूज नहीं होता। ओके सर, क्लियर है। बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब क्या करना है, जो भी आप प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट्स को ग्रो करोगे वो सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बन रहे हैं। इसका मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। अगर एक लीफ की सेल को इंड्यूस किया कि वो 1000 सेल बनाए, तो लीफ की एक सेल से अगर 1000 सेल बनेंगी तो माइटोसिस से बन रही है, तो इसका मतलब कोई वेरिएशन तो आएगा नहीं। सो दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो क्या कहलाएंगे, क्लोन्स कहलाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सेल्स सोमैटिक हैं, लीफ, फ्लावर, बड, रूट का स्टेम ऐसे, तो क्योंकि ये सेल्स सोमैटिक हैं तो ये क्या कहलाएंगे, सोमा क्लोन्स कहलाएंगे। बट फिर भी इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आते हैं। अगर दो ट्विंस को भी एक साथ एक ही जैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करोगे तब भी उनके शक्ल और उनके फीचर्स में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, नॉट ड्यू टू चेंज इन जीनोटाइप। क्योंकि दोनों का जाइगोट तो एक ही है, तो दोनों में डीएनए तो एक ही है, लेकिन फिर भी चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हो सकता अलग हो। एक ने 2 रोटी खाई, एक ने 4 रोटी खाई, एक चावल खा रहा है तो एक दाल खा रहा है। तो न्यूट्रिशनल चेंजेस की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से कोई ना कोई वेरिएशन तो आएगा। तो जो वेरिएशन यहाँ पे आते हैं उनको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। जैसे आपको मैंने जेनेटिक्स में पढ़ाया था कि वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं, सोमैटिक वेरिएशन और आपको पढ़ाया था जेनेटिक वेरिएशन। फिर जो जर्मिनल वेरिएशन या जेनेटिक वेरिएशन थे वो 2 टाइप के थे, डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस। सर आपने तो जब ये पॉलीजेनिक वेरिएशन आते हैं, बोलो सर, ये तो पॉलीजेनिक में होता है ना, एनवायरमेंट्स इफेक्ट। पॉलीजेनिक तो एक अलग चीज है, उसकी हम तो बात ही नहीं करें पॉलीजेनिक की, वो तो जेनेटिक्स की बात थी। सर और आपने ही तो बताया था उसमें कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, वो एनवायरमेंट से अफेक्ट होता सब है। कुछ ठीक था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आपने जेनेटिक्स में पढ़ा। बड़ी बड़ी चीजें देखो ना, जब जब आपका आंसर किसी बड़ी चीज से आता है तो जबरदस्ती उसके अंदर आपको क्यों घुसना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसमें था, जेनेटिक्स में था। जेनेटिक्स में हमने क्या सबसे पहले कंसिडर किया था, किसी भी डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेंडलिज्म और जो भी कुछ आपको पढ़ाया वो सब अप्लाई होगा। इसका मतलब आपने जेनेटिक्स में जो भी कुछ पढ़ा वो दैट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ क्या लिखा है आपने शुरू में, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों बातों को क्यों मिक्स कर रहे हो, जो मिक्स होने का मतलब ही नहीं है, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें। सर हाँ, जो साइटोहार्मोन्स क्या वेरिएशन है? था वो ठीक है कि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस पॉलीजेनिक में भी होता है। इसका मतलब ये थोड़ा है कि इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस कहीं और हो ही नहीं सकता। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस तो कहीं भी हो सकता है। आप 2 ट्विंस हैं, दोनों दोनों का डीएनए एक ही है, दोनों का एक ही टेम्परेचर दे सकते हो क्या। एक मदर ये कैसे डिसाइड करेगी कि नहीं मैंने इसको 3 रोटी और 1 कटोरी दाल दी है तो दूसरा वाला भी 3 रोटी और 1 कटोरी ही दाल खाए। इज इट पॉसिबल। अगर वो नो थोड़ा सर। सा भी कम ज्यादा करेगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएगा ही आएगा ना। आप दोनों को आइडियल सेट ऑफ कंडीशन तो नहीं दे सकते ना। अगर आप 2 टेस्ट ट्यूब में भी 2 प्लांट लगा रहे हो तब भी आप नहीं कर सकते। मान लीजिए टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट मेरा है, मेरी ड्यूटी सुबह की थी, मैंने आके टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट लगा दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, प्लांट को विजिट करने का कोई और आया, उसने कुछ अलग तरीके से कर दिया। प्रोसीजर वही है बट हैंडलिंग की वजह से ही चेंजेस आ जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ट्यूब लाइट ब्लिंक कर गई तो लाइट की इंटेंसिटी फर्क पड़ गई। जो टिश्यू कल्चर अल्ट्रावायलेट बल्ब फ्यूज हो गया, फॉर ए सेकंड फ्यूज हो गया। लाइट ट्रिप कर गई, अब ट्रिप करने में भी लाइट की इंटेंसिटी 1 सेकंड के लिए तो कम हो गई ना, 0 हो गई ना, डार्क हो गया ना। तो लाइट और डार्क का ही फर्क पड़ जाएगा। तो कोई ना कोई वेरिएशन आ ही जाएगा, आप कितना भी करोगे इन्वायरमेंट का वेरिएशन आएगा। बिकॉज कंट्रोल कंडीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जैक्ट रेप्लिकेट बना पाए, आप रेप्लिका नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। फिर जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस के हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी चीज यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स जो आप ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रोन बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी मैंने लिख दिया है, दे आर जेनेटिकली, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन है तो माइटोसिस से बनेंगे, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टू द ओरिजिनल प्लांट
जिस भी एक्स प्लांट से आपने बनाए हैं, तो जैसा एक्स प्लांट होगा वैसा ही बनेगा, फिक्स है ना। ओरिजिनल प्लांट का मतलब एक्स प्लांट, जो स्टार्टिंग मटेरियल आपने लिया उसके जैसा आएगा, है ना। अब क्योंकि ये जेनेटिकल आइडेंटिटी है तो क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड सोमा सोमा, क्लोन। सोमैटिक क्लोन बोलेंगे आप इन्हें, तो ये सोमा क्लोन्स कहलाते हैं। जो वेरिएशंस हैं, ये लाइन यही कंप्लीट कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे लिखिए। हटा दो जो सर आपने वेरिएशंस। फाइटो हार्मोन्स क्या बताया था, एक बार बता दीजिए। फाइटो हार्मोन्स मतलब ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन सब देने पड़ेंगे ना। नॉर्मली प्लांट बनाता है, एक्स प्लांट थोड़ा ना बना लेगा। वेरिएशंस ये क्यों आएंगे, ड्यू टू इन्वायरमेंट। इफ अराइजेस, जरूरी नहीं है आई जाए, अगर आए तो इन सोमा क्लोन्स आर कॉल्ड सोमा क्लोनल वेरिएशन। पूछा गया है नीट में भी सोमा क्लोन्स और उनके वेरिएशंस के बारे में। सोमैटिक क्लोन्स के अंदर अगर कोई वेरिएशन आएगा तो उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है। लास्ट में आपकी बुक में दिया है कि हमने कमर्शियल स्केल पे बहुत सारे प्लांट्स टिश्यू कल्चर से ग्रो किए बाय यूजिंग दिस टेक्निक। मैनी क्रॉप are grown nowadays। जैसे एग्जाम्पल में सबसे कॉमन जो आपको याद रखना है, बनाना, टोमेटो, ग्रेप्स, एप्पल, ये सब टिश्यू कल्चर से भी मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे तो ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस जो फ्लावरिंग बुके होता है उसमें जो स्पाइक जैसा फ्लावर लगा होता है वो, ऑर्किड्स एटसेट्रा, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिन्हें फ्लावर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स अगर आप फेनेरोगेम्स बोलोगे तो ये भी है ना। फ्लावरिंग प्लांट मतलब जिनके फ्लावर को हम कमर्शियली यूज करते हैं। ग्लैडियोलस का फ्लावर सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आप बुके बनता है, फ्लावरिंग बुके बनता है उसमें। तो ग्लैडियोलस का फ्लावर, अब ग्लैडियोलस तो बल्ब से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बल्ब तो बहुत कम बनते हैं और एक बल्ब से एक या चार, मैक्सिमम चार है, वरना एक ही स्पाइक आती है। तो ऐसे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बैठेगी ग्लैडियोलस की, तो फिर क्या कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर से कॉस्ट कम हो जाएगी। सर ये प्लांट सीडलेस क्यों कहते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। किसको इनको क्या करते हैं, सीडलेस प्लांट्स को क्या करते हैं। मतलब सर एनसीईआरटी में लिखा है सीडलेस बनाना, सीडलेस ग्रेप्स। हाँ, तो सीडलेस क्यों करते हैं, बनाना में सीड आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है खाने में। या ग्रेप तो इतना छोटा होता है, उसमें अगर सीड आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में। सर हम डिमांड ओनली तो आपके देश सीडलेस की ही है। प्लांट की कल्चर से कर सकते हैं। सीडलेस मतलब प्लांट्स सर टिश्यू ओनली हम कल्चर। लोग अपने, हाँ बोलो, चलो आप बोलो, पहले बोलो। सर हम लोग अपने प्रॉफिट के लिए ओनली सीडलेस प्लांट को ही ग्रो करते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये तो डिजायरेबल है इन प्लांट्स में कि हमें सीड नहीं चाहिए। जिन प्लांट्स में सीड चाहिए आपको वो सीडेड भी है। ये तो हमारी डिजायर है ना कि अब मान लीजिए आप अंगूर खा रहे हैं, इतना छोटा सा तो फ्रूट है, सॉफ्ट सा, उसमें बीच में सीड आ जाए, कौन बार बार थूकेगा। तो फिर ये है कि हमने सीडलेस ग्रेप बना लिया,
और बना इसलिए लिया, सीड की रिक्वायरमेंट इसलिए भी खत्म हो गई क्योंकि ग्रेप को तो आप वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर लेते हो, तो आपको सीड क्यों चाहिए? बनाना को आप वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हो, बनाना को राइजोम या सकर से लगाया जाता है, तो बनाना में सीड की कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी है, जेनेटिक पार्थिनोकार्पी होती है, तो सीडेड बनाना तो आते ही नहीं। लेकिन हाँ, सीडेड ग्रेप्स आते हैं। कई बार किशमिश के अंदर आपको छोटा सा पिचका सा बीज दिखाई देगा। किशमिश अंगूर से ही बनती है, ग्रेप से ही बनती है, तो ऐसा नहीं है कि सीडेड वैरायटी नहीं आती, बट यूजुअली जो आप फ्रूट्स की फॉर्म में यूज कर रहे हो ग्रेप, उनमें सीड आपको नहीं चाहिए। चाहिए तो हमें अनार में भी नहीं, लेकिन अनार में हम कुछ कर नहीं सकते। आप अनार का सीड नहीं हटा सकते, आप तरबूज में से सीड नहीं हटा सकते। तरबूज में भी बड़ी दिक्कत है कि सीड बार बार थूकने पड़ते हैं, हमें अलग अलग करने पड़ते हैं। अगर सीड नहीं होता तो वाटरमेलन आसानी से मैनेज हो जाता, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, सीड उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जिस पार्ट को यूज कर रहे हो वो सीड से ही डेवलप होता है। सीड हटा दोगे तो पार्ट ही डेवलप नहीं होगा। तो ये तो डिजायरेबल है कि कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं और कहाँ पे क्या पॉसिबल है। डिजायरेबल एंड पॉसिबल, ये दोनों बातें हमेशा आती है। डिजायरेबल तो सर हमारा भी होता है कि मान लीजिए 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो सबके सब नीट में सिलेक्ट हो जाएं, बट पॉसिबिलिटी है क्या इस बात की? अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 1000 का सिलेक्शन तो ना हो जाएगा। तो डिजायरेबल एंड पॉसिबल हर जगह आता है, यहाँ भी आएगा। हम कहाँ पे क्या कर सकते हैं और कहाँ पे क्या हम करना चाहते हैं बट कर नहीं सकते, दोनों तरीके से नीट में क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो ये वो एग्जाम्पल है जो नॉर्मली टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम देखते हैं टिश्यू कल्चर में हमें करना कैसे। ये तो एक जर्नल लेआउट जो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में चीजें दी हुई थी मैंने आपको बता दी। टिश्यू कल्चर को आप बनाओगे कैसे, कैसे उसको करोगे, मैं आपको एक लेआउट से समझा देता हूँ। जो भी चीजें बचेंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमें 3 चीजें चाहिए थी, एक हमें एक्सप्लांट चाहिए, एक एसेप्टिक कंडीशन चाहिए और एक कल्चर मीडिया चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन तो मस्ट है, तो उसे हम बना तो सकते नहीं, बाकी चीजों को हम एक फिगर से समझ सकते हैं। लाइक जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड होता है, टिश्यू कल्चर की टेस्ट ट्यूब का जो स्टैंड होता है उसमें टेस्ट ट्यूब तिरछी लगाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, स्लांट। तिरछी इसलिए लगाई जाती है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, जो एयर के कांटेक्ट में चीजें आएंगी वो यहाँ पे ज्यादा आ जाएंगी। अगर इसको सीधा रखोगे तो जब मीडिया जमेगा तो ऐसे लेयर बन जाएगी, ऐसे लेयर बनेगी तो सरफेस एरिया एयर वाला कम होगा, ऐसे बनेगी तो ज्यादा होगा। तो हमेशा यही बनाया जाता है, इसे स्लांट बोलते हैं। इसमें कल्चर मीडियम है जो ऑलरेडी सॉलिड है। कल्चर मीडियम में क्या क्या चीजें होती हैं वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये कि कल्चर मीडियम में शुरू में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो बराबर रखा जाता है, 1:1। जितना ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही साइटोकाइनिन की होगी। अब हम क्या करेंगे, इस पे हम किसी एक्स प्लांट को लेके आएंगे। मान लीजिए ये लीफ का टिश्यू था या जो भी था हमारा, ये एक्स प्लांट है। कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर, बस लिविंग होना रिक्वायरमेंट है, लिविंग होना ही चाहिए। सर ये स्लांट किसका है, एग्रोजेल का? पूरे कल्चर मीडियम का। सर आई मीन कल्चर तो एक वाटर का होगा ना, हम लोग वाटर में तो ग्रो करते हैं। वाटर तो होगा, सॉलिडिफाइंग एजेंट मिलाया ना आपने। अगर अगर मान लीजिए आपने क्या किया, वैक्स को मेल्ट कर लिया, एक मोमबत्ती को पिघला लिया, तो लिक्विड फॉर्म में आ गई ना। उसको जैसे ही रूम टेम्परेचर पे लाओगे वो जम जाएगा दोबारा से। अब अगर आपने मान लीजिए उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, पिघला हुआ मोम अगर आपने टेस्ट ट्यूब में डाला और उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे रख दिया तो ऐसे जमेगी सीधी। अगर टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखोगे तो ऐसे जमेगी तिरछी, क्योंकि वो तो नीचे सस्पेंड हो रही है ना। तो तिरछी होगी तो उससे क्या होगा, एयर के कांटेक्ट में जो एरिया आएगा वो ज्यादा आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लिविंग सेल है तो उसे ऑक्सीजन तो चाहिए ना, रेस्पायर तो करेगी ना, तभी तो एनर्जी मिलेगी। एटीपी तो तभी बनेगी ना जब रेस्पिरेशन होगा। तो हमें ऑक्सीजन अब यहाँ पे तो दे नहीं सकते, कोई नीचे पाइप तो लगा नहीं है जिससे ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। सर ये टेस्ट ट्यूब को टेढ़ी करके रखा है। मैंने तो सीधा बनाया है, लेकिन जब मीडिया पोर किया जाएगा तब तिरछा रखा जाता है। मैं तिरछा थोड़ा बनाऊंगा, टेस्ट ट्यूब का स्टैंड 3D में कैसे बनाऊंगा। मैंने तो सीधा बना दिया कि तो मीडिया डाला आपने गर्म करके और ठंडा कर दिया, ठंडा करके जब आपने रखा तो ये ऐसे हो गया। उसको हम स्लांट बोलते हैं कि तिरछा। स्लांट का मतलब भी होता है तिरछा। तो तिरछी रखी टेस्ट ट्यूब हमने तो ऐसे जम गई। सिंपल है, आप एक मोम को, मोमबत्ती से मोम को पिघलाइए और टेस्ट ट्यूब में भर के रखिए।
जब आप भर के रखोगे तो सीधा जमेगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब तिरछी करके आपने भर दिया और ऐसे ही पकड़े रहिए आप, या किसी सहारे से ऐसे रख दीजिए, तो जब जमेगा तो तिरछा जम जाएगा। बस तिरछे जमने से रीजन क्या है, इसे क्यों स्लांट बनाया गया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग टिश्यू है उसको ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा मिल जाएगी, है ना। नीचे से ऑक्सीजन तो मिल नहीं सकती क्योंकि नीचे तो सॉलिड हो गया, सॉलिड में वैसे भी डिफ्यूजन सबसे कम होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो नीचे से तो ऑक्सीजन कहीं आएगी नहीं, जो ऑक्सीजन है वो ऊपर से ही आएगी। अब क्योंकि ऑक्सीजन की कोई सप्लाई, कोई पाइप तो लगाया नहीं गया कि इसे ऑक्सीजन यहाँ भी मिल जाए, ये सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ से लेगा जितनी भी इस खाली जगह पे। ऐसा करने के लिए हमने मीडिया को तिरछा जमाया था, तो स्लांट प्रिपरेशन कहलाता है। अगर ऐसे ही टेस्ट ट्यूब को आप एसेप्टिक कंडीशन के अंदर छोड़ दोगे, कितना छोड़ना है, टेम्परेचर क्या रखना है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, डार्क में रखनी है, और 4 से 6 हफ्ते, 1 से 1.5 महीने। तो 1 से 1.5 महीने के बाद आप क्या देखोगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे ये स्लांट बना था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है इस तरीके से। सेल यहाँ पे मान लीजिए 1000 सर डार्क में रखने से ग्रोथ कैसे हुई? क्यों डार्क में ग्रोथ नहीं होती? सर मतलब वो तो प्लांट सेल है ना। तो रूट्स तो डार्क में ही होती हैं, ग्रो नहीं करती क्या? ये किसने बताया कि लाइट में ही ग्रोथ होगी? आई बात समझ में? सर तो ग्रोथ हमें के लिए लाइट वगैरह डार्क कर नहीं रहे चाहिए, हैं। स्टेम को ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए। आप ऑक्सीजन के लिए पढ़ते हैं ना फोटोट्रोपिज्म, बाकी किसी हार्मोन में फोटोट्रोपिज्म थोड़ा ना पढ़ी है आपने। यस। तो फिर हमें तो यहाँ पे 100 से 10 लाख बनाने थे, ना रूट बनानी है, ना शूट बनानी है, ना लीफ बनानी है। अगर ये 10 सेल है तो ये 1 लाख हो जाए, हमें सिर्फ ये करना है। ये 10 सेल थी, ये 1 लाख हो गई, बस। ये सिर्फ सेल हैं, मेरिस्टेमेटिक, केवल डिवाइड करती जा रही है, ना तो रूट बनेगी ना शूट, कुछ नहीं बन रहा है इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, कैलस, है ना। इसे क्या बोला जाता है, कैलस। कैलस क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूं, कैलस इज अनडिफरेंशिएटेड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक, जो हमेशा डिवाइड करती है। मास ऑफ सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस डिवाइड करती जा रही है। जब तक इन्हें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक ये सिर्फ डिवाइड करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। डिवीजन के लिए क्या चाहिए, वो आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं, वो सेल डिवीजन और सेल इलॉन्गेशन को प्रमोट करते हैं। दोनों सिनर्जिस्टिक होते हैं, मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों मिलके ही सेल डिवीजन कर सकते हैं। केवल साइटोकाइनिन नहीं करेगा और केवल ऑक्सिन भी नहीं करेगा। इसीलिए हमने कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बराबर रखा, ताकि यहाँ पे थोड़ी सी सेल से बहुत सारी सेल्स बन जाएं। और इन सेल्स में कोई चेंज नहीं है, ये ना ये रूट की सेल है, ना ये स्टेम की है, ना ये लीफ की है। इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। जैसे नेचर में मेरिस्टेम होता है, वैसे ये आर्टिफिशियल मेरिस्टेम हो गया, हमने बना लिया। अगर हम केवल इतना ही कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कैलस कल्चर। मान लीजिए आपने कहीं एक, आपको बहुत रेयर प्लांट कोई मिल गया और आपको लगता है मुझे इसे संभाल के रखना है वरना ये प्लांट तो मर जाएगा, या ये सीड है, मुझे एक सीड मिल गया कि ये सीड तो बेकार हो गया तो फिर प्लांट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस सीड या उस प्लांट का एक छोटा सा टुकड़ा लेके मल्टीप्लाई करके कैलस बना के उसको स्टोर कर देंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन अगर आपने सुना हो तो, लिक्विड नाइट्रोजन में टेस्ट ट्यूब को रख देंगे, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, चाहे 10 साल बाद निकालो या 1000 साल बाद के बाद निकालो। जब आपको लगे कि इससे कुछ आगे करना है तो आगे जाइए, वरना पड़ा रहने दीजिए। अगर आप केवल इतना ही कर रहे हो तो ये कहलाता है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर का मतलब है हमने केवल कैलस बनाया और काम खत्म, आगे हम कुछ नहीं कर रहे। ये प्रिकॉशनरी है। हमें लगता है कि हमने म्यूटेशन किया, म्यूटेशन ब्रीडिंग से म्यूटेशन किया, एक प्लांट बन गया। अब एक प्लांट बन गया तो रिस्क क्या है, हम इस प्लांट को लगाएंगे, लगाओगे तो वही प्लांट तो एग्रीकल्चर में ही लगेगा। अब एग्रीकल्चर में लगने के बाद एक प्लांट लगा और पता चला किसी भी दिन कोई भी मिस्टेक हुई, कोई ग्रेजर आके उसको ग्रेस कर गया या किसी ने उखाड़ दिया, किसी भी वजह से वो मर गया, तो आपका तो सारा एक्सपेरिमेंट बेकार हो गया ना। तो आप क्या करोगे, उस एक प्लांट की एक छोटी सी लीफ को लेके उसको कैलस बना के स्टोर कर लोगे कि कभी अगर ये कल को खराब हो गया तो मेरे पास कैलस तो है ना, मैं इस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाके हजारों लाखों करोड़ों प्लांट बना लूंगा, इस तरीके से, है ना। तो प्रिकॉशनरी हम क्या करते हैं, कैलस बना के रख लेते हैं।
तो ये कैलस आ गया। हर लेवल पे सब कल्चरिंग की जाती है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, बस आपको समझने के लिए। क्या अब क्या करोगे आप, इस कैलस के मान लीजिए आपने थोड़े थोड़े से टुकड़े किए और 10 टेस्ट ट्यूब और रखी थी, तो आपने इसका 10 गुना कैलस बना दिया सेम एक्सपेरिमेंट करके। इसे बोलते हैं सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग इसलिए करते हैं कि इसके आगे जाओ, अगर इसी में इसके आगे का एक्सपेरिमेंट कर दोगे और अगर ये खराब हो गया तो आपको 1.5 महीने पीछे जाना पड़ेगा। और अगर आपने इसके मल्टीपल ऑप्शंस बना लिए हैं और किसी एक में आगे चले गए तो आपके पास बाकी के ऑप्शंस तो बचे रह गए ना, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ले लोगे, यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो सब कल्चरिंग हर एक स्टेप पे की जाती है, वो फिक्स है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मान लीजिए हमें इसी से आगे कंटिन्यू करना है, हमें इस कैलस से आगे जाना है, हमें इस कैलस में ये अनडिफरेंशिएटेड मास बन गया, इसी में नहीं करोगे आप, इसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ले जाओगे। इसमें क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसमें जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो तो ये यूज कर चुकी है ना सेल। अगर आप गर्म मीडिया इसमें डाल दोगे तो कैलस तो वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि अगर अगर को पोर करने के लिए उसे गर्म करना पड़ेगा, पिघलाने के लिए मेल्ट करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आप इसमें नहीं कर सकते, आप क्या करोगे, एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब लोगे जिसमें आप यहाँ से कैलस लेके डालोगे और आगे का काम करोगे। तो आप टेस्ट ट्यूब ही बदलोगे हर बार, ये नहीं कि आप इसी में न्यूट्रिएंट कम हो गए तो और ऐड कर दो, ऐड नहीं कर सकते, ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है, बार बार आपको इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे करोगे, मान लेते हैं हमें इसके आगे जाना है और मेरा डिजायर है कि मुझे पहले प्लांट में रूट चाहिए, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट बनने वाले हैं मुझे उसमें रूटिंग पहले चाहिए। अगर आपको शूटिंग करनी है तो आप शूटिंग कर सकते हैं, रूटिंग करनी है तो रूटिंग कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। एक प्लांट बनाने के लिए रूट और शूट दोनों ही बनेंगे, पहले क्या बनाना है वो आपकी मर्जी है, मैं काम कर रहा हूँ मेरी मर्जी, आप काम कर रहे हैं आपकी मर्जी। प्लांट तो तभी बनेगा जब रूट और शूट दोनों बन जाएंगे। तो इसलिए रूटिंग और शूटिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अब आपको प्लांट हार्मोन बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको शूट चाहिए तो आपने पढ़ा है कि शूट तो ऑक्सिन प्रमोट करता है, ऑक्सिन का काम है फोटोट्रोपिज्म को शो करना, और शूटिंग करने के लिए आपको डार्क से निकाल के लाइट में भी लाना होगा, क्योंकि स्टेम लाइट को परसीव करेगा और तभी उसमें शूट या बर्ड डेवलप हो पाएंगी। अगर रूटिंग करना चाहते हैं तो डार्क में कर लीजिए, क्योंकि रूटिंग के लिए आपको डार्क की जरूरत होती है, या एटलीस्ट लाइट की जरूरत नहीं होती है ना। रूट्स निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। तो अगर आपको शूटिंग करनी है तो आपको लाइट में लाना पड़ेगा, रूटिंग करनी है तो लाइट में लाइए नहीं लाइए मैटर नहीं करता, आपको हार्मोन्स बदल के ये काम कराना है। मान लीजिए हमने इसको कंटिन्यू किया, हम सेकंड टेस्ट ट्यूब को आगे लेके आए और अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएशन में ले जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करना है, मान लेते हैं कि हम पहले शूटिंग करना चाहते हैं। आपने एक टेस्ट ट्यूब बनाया, ये टेस्ट ट्यूब हो गया, फ्रेश है, ऐसे मीडिया यहाँ बना हुआ है, यहाँ कल्चर मीडियम है, लेकिन इस कल्चर मीडियम के अंदर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो 2:1 है, बराबर नहीं है, ऑक्सिन दुगना है। तो आपको पता है कि ऑक्सिन फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट देनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि लाइट ही होगी तो ही ऑक्सिन वर्क करेगा। और ऑक्सिन क्या करेगा, अब मान लीजिए यहाँ पे ये कैलस था, कैलस की कुछ सेल्स हमने ले ली, तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, शूट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये शूट बर्ड्स हैं जो इन सेल से डेवलप होना शुरू हो गई, शूटिंग हो गई है। रूट्स नहीं बनेंगी, शूट्स बनेंगी। रूट बनाने के लिए साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ये सब आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते ही कि रूटिंग क्या इनिशिएट करता है, शूटिंग क्या करता है। ऑक्सिन के लिए लिखा हुआ है कि टिश्यू कल्चर में शूट को प्रमोट करता है ऑक्सिन, है ना। यही हमने दिया, कल्चर मीडियम चेंज करके हमने शूट्स को डेवलप कर लिया। आपको अब इन्हीं में रूट्स चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, फिर से इन्हें एक ऐसी टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर आपने मान लीजिए ये किया, यहाँ शूट्स तो बनी चुकी हैं, अब यहाँ रूट्स भी बनना शुरू हो रही हैं। अब यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो क्या है, 1:2, क्योंकि रूटिंग तभी होगी जब साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन से ज्यादा होती है, और ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज्यादा होगी तो शूटिंग होगी। दोनों बराबर रखोगे तो कुछ नहीं होगा, केवल डिवीजन ही होगा। तो पहले कैलस बनाया ताकि नंबर बढ़ जाए, फिर कैलस को हमने सब कल्चरिंग में ले जाके, जैसी हमारी मर्जी है, चाहे शूटिंग कर लो या रूटिंग कर लो, ये बन जाएंगे। जब रूट्स और शूट दोनों बन जाएंगी तो ये प्लांट तो नहीं है, टेस्ट ट्यूब में प्लांट है, बहुत छोटे हैं, इनको हम प्लांटलेट बोलते हैं। ये प्लांट्स नहीं है, क्या कहलाते हैं, प्लांटलेट्स कहलाते हैं। तो हमने प्लांटलेट्स टेस्ट ट्यूब में बना लिए।
टेस्ट ट्यूब में अगर आप प्लांट्स को देखोगे, गूगल पे कभी डाल के देखिएगा कि टेस्ट ट्यूब में प्लांट्स कैसे होते हैं, तो 2-3 लीफ भी निकल आती है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ग्रो करते रहेंगे और इनमें 2-3 लीव्स भी बन जाएंगे। अब असली एक्सरसाइज है, अब क्या करेंगे, अब इन प्लांटलेट्स को आपको ट्रांसफर करना होगा। अभी तक तो ये टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे थे। अगर अगर बहुत सॉफ्ट होता है, जेल लाइक होता है, तो रूट्स को पेनिट्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। जब इन छोटे छोटे प्लांट्स को अलग अलग करके आप मिट्टी में ट्रांसफर करोगे, सॉइल में, तो सॉइल के पार्टिकल तो हार्श होते हैं, कोर्स पार्टिकल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और सॉइल के अंदर तो कोई न्यूट्रिएंट कम भी होगा तो कोई ज्यादा भी होगा। तो प्लांट को बेसिकली नेचर कंडीशन में ट्रांसफर करना है, एसेप्टिक से निकाल के अब एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ले जाना है। हालांकि नेचुरल एनवायरनमेंट में हम ध्यान ये रखते हैं कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होती। हमने जो सॉइल बनाई है, मिट्टी, उसमें न्यूट्रिएंट सारे डाल दिए, जैसे आप नॉर्मली फर्टिलाइजर वगैरह मिलाते हो, वो सब हमने कर दिया है। लेकिन इस सॉइल में बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रोब्स हैं। अब इन प्लांट को इनसे खुद ही लड़ना होगा। थोड़े से बन गए हैं, अब ये खुद फाइट करेंगे। इन्हें सॉइल में अपने आप को एडजस्ट करना होगा, और ये सबसे क्रूशियल स्टेप कहलाता है। मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर यही होता है, जब आप प्लांट को टेस्ट ट्यूब से निकाल के मिट्टी में ट्रांसफर करते हो। तो यहाँ पे होता है 1000 में से मुश्किल से कोई 2-3 बचेंगे, वरना सब मर जाएंगे, है ना। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट, हार्डनिंग बोलते हैं। हार्डनिंग का मतलब है प्लांट को हार्ड कर रहे हैं। एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं, मींस एडजस्टमेंट। तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे, दे आर ट्रांसफर्ड टू पॉटिंग सॉइल बोलते हैं। पॉटिंग सॉइल का मतलब है जिसमें नॉर्मली कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं है, हालांकि ये सॉइल ही है ना। ये स्टेप क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड हार्डनिंग और एक्लेमेटाइजेशन ऑफ प्लांटलेट्स। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर का मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। सक्सेस रेट जो टिश्यू कल्चर का है ना, वो यहीं से डिसाइड होता है। अगर मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैंने प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या टिश्यू कल्चर में अपना एक्सपर्टीज हासिल किया है, तो मेरे लिए लैब में प्लांट बनाना इट्स वेरी इजी, मेरे रोज का काम है। सुबह से शाम तक मैं यही करता रहता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब आप लैब से निकाल के इसको नर्सरी में ले जाते हैं। जैसे ही आप इसको नर्सरी में ले जाओगे, नर्सरी ये बाजार की नर्सरी नहीं है, नर्सरी ये हमारी ही है, मतलब लैब वाली ही नर्सरी है। अभी भी हमने इसको पूरी तरीके से बाहर नहीं छोड़ा है, बट ये जरूर है कि हमने अगर अगर वाले सॉफ्ट मीडिया से निकाल के इसको सॉइल में ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे इस प्लांट को एडजस्ट करना होगा। अगर प्लांट यहाँ सर्वाइव कर जाएगा तो फिर इनको सेल कर दिया जाता है, इनको नर्सरी वाले ले जाते हैं और फिर नर्सरी वाले फार्मर्स को बेच देते हैं। अगर यहाँ से सक्सेस रेट आ जाएगा तो फिर फाइनल स्टेप ये आएगा कि इनको आपको नर्सरी में ट्रांसफर करना है। बोलो सर 1000 में ओनली 1-2 सक्सेस हो पाते हैं प्लांटलेट्स। सर ऐसे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसा ही होता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमें। लैब में प्लांट बनाना तो बहुत इजी है। हमारे पास तो जब हम टेस्ट ट्यूब में अपना काम करते हैं तो कम से कम 50 टेस्ट ट्यूब तो हम लगाते ही हैं। मतलब जो आपने जैसे ये एक बनाई है ना टेस्ट ट्यूब, जब मैं टिश्यू कल्चर को एमएससी में स्टार्ट किया तो मैंने कम से कम 50 टेस्ट ट्यूब लगाई, 50 कैलस बनाए, फिर हर कैलस को 10 मल्टीप्लाई किया तो 500 टेस्ट ट्यूब बन गई मेरी। पूरे कमरे होते हैं, पूरी लैब में एक एक कमरा, एक एक स्टूडेंट को पकड़ा दिया जाता है, वहीं बैठ के सुबह से शाम बीत हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। नर्सरी में लास्ट में पहुंचेगा, फिर नर्सरी में सेल कर दिया गया, फार्मर्स ने ले लिया और ये हो गया। बट टिश्यू कल्चर में क्या हुआ, इनिशियल कॉस्ट एक बार की है। टेस्ट ट्यूब मान लीजिए मैंने अगर 1000 खरीदी है तो एक ही बार खरीदूंगा ना, बार बार तो फिर वॉश हो जाएगी। तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, लेकिन लैब को एस्टेब्लिश करने की कॉस्ट ज्यादा होती है। बट जब यहाँ से प्लांट बनते हैं तो प्लांट बनने के बाद ऐसा नहीं है कि टिश्यू कल्चर का प्लांट होगा तो जब आप मार्केट में खरीदोगे तो वो आपसे 1000 रुपए मांगेगा। प्लांट तो वही 10-15 रुपए का होगा, एक प्लांट 10-15 का होगा बनाना का। लेकिन जो बनाने वाला है उसने 1-2 नहीं बनाए हैं, उसने तो हजारों प्लांट बनाए हैं। तो उसके लिए 10-15 को अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10-15 हजार हो गए, तो उसकी कॉस्ट उसमें निकल आती है ना। यही कॉस्ट महंगी है कि वो 10 to 15 रुपीज मार्केट में सेल हो रहा है पर प्लांट। ये एक टिश्यू कल्चर का लेआउट है। यहाँ से आपको कैलस याद रखना है, रूटिंग शूटिंग हार्मोन का रेशियो याद रखना है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन। डार्क में हमने शुरू में रखा था, कैलस बनाने के लिए डार्क बनाना पड़ेगा। और जब भी शूटिंग करेंगे तो लाइट में लाइट
ऑक्सीजन लाइट में वर्क करता है। बोलो। सर जैसे प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन सर लैंड तो लिमिटेड ही होगा ना ग्रो करने के लिए। अब ये तो प्राइवेट लैब मान लीजिए मेरी है, तो मैंने तो जमीन खरीद रखी है ना, और अगर सरकारी है तो सरकार ने जमीन दे रखी है। टिश्यू नहीं कल्चर सर, की लैब जब नर्सरी से जो बेच के ले जाएंगे सर, वो तो वही होंगे ना, उसके बाद के लिए आप जमीन कह रहे हो। आप कौन सा पूछ रहे हो, आप बताओ। सर मतलब कि नर्सरी में तो सर थाउजेंड्स ऑफ जैसे आ गए सर, उसके बाद सर जो सेलर्स होंगे वो लिमिटेड अमाउंट, मतलब कि नहीं, जो सेलर फार्मर्स मान होंगे लीजिए वो मैं लिमिटेड फार्मर, लेके मान लीजिए जाएंगे मैं ना। बनाना की, हाँ मान लीजिए मैं बनाना की खेती करता हूँ, तो मैं तो बनाना के कम से कम 1000 प्लांट लेके आऊंगा। बनाना की खेती करने का मतलब ये है, यहाँ तो नहीं होती, इस साइड में तो नहीं होती, साउथ में ज्यादा पॉपुलर है। तो वहां पे आप देखोगे तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं के बड़े बड़े खेत हैं, हेक्टेयर की लैंड है जहाँ गेहूं लगा हुआ है, ऐसे वहाँ बनाना लगा हुआ है ना, किसी के शुगर केन लगा है, टोबैको या टोमेटो लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। फार्मिंग की लैंड किसके पास कितनी है वो तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं ना। इंपॉर्टेंट ये है कि फार्मिंग में आपने सीड को बोया, प्लांट ब्रीडिंग में जैसे आपको गेहूं के सीड मिल गए, आपने गेहूं का सीड लगा दिया। बट ग्लैडियोलस का तो बल्ब होता है, जैसे अनियन होता है ना, प्याज, प्याज की एक गांठ है, उससे प्याज का एक प्लांट बनेगा। ऐसे ग्लैडियोलस भी उसी फैमिली का है, लिलियेसी फैमिली का है। तो आप ग्लैडियोलस का एक बल्ब लगाओगे, कभी आप किसी नर्सरी पे जाइए तो ग्लैडियोलस के बल्ब के पैकेट होते हैं कि 100 रुपए के 6 या 100 रुपए के 3 बल्ब मिलेंगे, और एक ग्लैडियोलस में 4 से 5 अगर स्पाइक निकल आएंगी तो उतना मिलेगा। इसका मतलब 30 रुपए का एक बल्ब हुआ। अब मान लीजिए आपको ग्लैडियोलस की खेती करनी है, जहां से फ्लावरिंग शॉप पे ये फूल खरीद के लाते हैं, मान लीजिए किसी मंडी से लेके आते हैं, तो मंडी में तो ग्लैडियोलस कुंटल के भाव में आ रहा है ना, बहुत सारे आ रहा है। तो जहाँ खेती हो रही होगी वहां तो आप तीन, अगर वो किसान ये कहे कि मैं तो बल्ब खरीदूंगा 100 रुपए के 3, तो ऐसे तो जो बुके बनेगा फ्लावर का वो बन जाएगा 1000 रुपए का, और हमें चाहिए होता है 50 से 100 रुपए में फ्लावर का बुके, जिसमें ग्लैडियोलस के 4-5 तो स्पाइक आ ही जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ग्लैडियोलस के बल्ब आपको जो है वो 2 रुपए या 3 रुपए का एक मिले, रादर देन 35 to 40 रुपी आपको 2 to 3 रुपीज का एक मिले। तो फिर वो तभी पॉसिबल है जब आप टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सीड से ग्लैडियोलस लगता नहीं है, सीड से मल्टीप्लीकेशन होता नहीं। तो आप वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा बैठ रही है, तो हम उसे और कैसे मल्टीप्लाई करोगे। और कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर ज्यादा होते ही नहीं है। ग्लैडियोलस का जो बल्ब बनेगा वो एक साल में 2 या 3 ही बनेंगे, तो अगले साल के लिए प्लांट आप 2 या 3 ही तो बना पाए। आपको चाहिए 1000 प्लांट, तो कैसे बनाओगे, फिर आप इसी तरीके से बनाओगे। तो जहां पे भी हमारा क्वेश्चन मार्क है जिस भी वजह से कि हम ये नहीं कर पाए, तो ठीक है, ये नहीं कर पाए तो टिश्यू कल्चर से कर लो। टिश्यू कल्चर से तो सब कुछ कर सकते हो, एक ही कंडीशन है, लिविंग प्लांट सेल चाहिए। जैसी प्लांट सेल होगी वैसे ही प्लांट बन जाएंगे, बिकॉज सारे सोमैटिक क्लोन्स ही बनते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको डेवलप किया जाता है। टिश्यू कल्चर की लैब बनाने में किसी के 2 करोड़ रुपए लग गए वो एक अलग बात है, क्योंकि लैब बहुत कॉस्टली बनेगी। बट लैब बनने के बाद वो तो इनिशियल वन टाइम कॉस्ट है ना, उसके बाद तो 50 साल पुरानी लैब है, तो हर साल वो हजारों प्लांट बनाती है, हजारों सेल कर देती है। और अगर वो एक प्लांट मान लीजिए 5 रुपीज का भी दे रही है, तो एवरी ईयर उसे 5 लाख 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारे प्लांट बनते रहे, वो कोई इशू नहीं है ना। कॉस्ट इस सेंस में ज्यादा है कि टिश्यू कल्चर को बनाने में जो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट है वो इंपॉर्टेंट होती है, अगर प्राइवेट फर्म्स ये काम करती है तो। अगर गवर्नमेंट की फर्म्स कर रही है तो मैटर ही नहीं करता, फंडिंग आती है गवर्नमेंट से। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ टिश्यू कल्चर के वेरिएशंस आपकी बुक में दिए हैं, लाइक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन दिया है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन दिया है, ये सारी चीजें दी हैं। ये और सेक्शन बचा हुआ है, हाफ एन आवर लगेगा, ये खत्म हो जाएगा, और जो आपकी फ्राइडे को क्लास होगी फिर हम उसमें नेक्स्ट भी स्टार्ट कर देंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे कैलस कल्चर देखा, अगर हमें कैलस बना के रखना है तो कैलस बना के रख लीजिए, और अगर आपको पूरा प्लांट ले जाना है तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया कि हम किस किस स्टेप से जाके प्लांट बनाने तक पहुंचते हैं। अब प्लांट भी हमें कैसा चाहिए, मान लीजिए डिजायरेबल कैरेक्टर, तो यहाँ भी आएगा। तो वो डिजायरेबल कैरेक्टर कैसे डेवलप किया जाएगा, तो हमें कुछ ना कुछ इस बेसिक लाइन में चेंजेस करने होंगे। जो भी पहली टेस्ट ट्यूब से लेके यहाँ तक आपने बनाए स्टेप्स, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, और उसकी वजह से हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर हमें मिल जाएंगे। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे प्लांट हम डेवलप कर लेंगे। ये हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इसको, परसों। वेरिएंट्स बेसिकली हैं टिश्यू कल्चर के, अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसा काम कर लिया जाएगा।
एंड आफ्टर दैट फिर आपको पढ़ना है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट 2 to 3 क्लास में आपका माइक्रो वाला चैप्टर भी हो जाएगा, तो फेज 5 पूरा हो जाएगा इस वीक, नहीं तो नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? आइए, किसी को कुछ डाउट तो देखते हैं। नहीं तो कोई issue नहीं। थैंक यू सर। ओके, सर हाँ बोलो बेटे। सर मैं कह रहा था सर पीडीएफ जल्दी भेज देना सर। बेटा देखता हूँ, मेरी सुबह से शाम तक जब क्लासेस होती है ना, तो अब आप ऐसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि 8 o'clock हो गया, अब मैं जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, डिनर करूंगा, उसके बाद जब सब लोग घर में सो जाएंगे तब मैं दोबारा से इस फाइल को खोल के बैठूंगा। अनटिल अनलेस अगर मुझे नींद आ गई तो फिर ये काम सुबह ही होगा। तो ठीक है इट सर। डिपेंड्स। मैंने शुरू में ही बोला कि पीडीएफ भेजना मेरी चॉइस है, आपने डिमांड की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जरूर है कि वो थोड़ा बहुत तो डिले हो ही जाता है क्योंकि बॉडी है। तो कैल्विन के हिसाब से तो टाइम पूरा हो गया, 8 o'clock से मेरा काम खत्म। अब इसके बाद कैल्विन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मेरी अपनी कट्सी है कि मैं से रात में जग के भेजूँ या अगले दिन भेजूँ। कोशिश करूंगा रात में भेज दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर।